Needu ma'am, am I audible? Yes, you are audible, Rajat. Okay ma'am, thank you ma'am. Thank you. Good evening everyone. Thanks to all of you for being here this evening. As you all know, today's topic is BMS, a resource person. For that, we are very pleased to welcome our speaker, presenter or mentor, Vaidya Balindu Prakash, a very special guest from Dehradun. Vaidyaji is an Indian Ayurveda practitioner. He is a former physician to the President of India and founder of Padao, a specialty Ayurvedic hospital in Dehradun. He secured his BMS degree from SC Dhyana University, Rohtak. It is reported that he learned Ras Shastra from his father. Vaidyaji is a former member of Scientific Advisory Committee of CCRAS. He is a recipient of several awards and honors such as Uttarakhand Gaurav, Doon Ratan, Ayurved Chandrodaya, and many more. The government of India awarded him the fourth highest civilian award of Padam Shri in 1999. And today he will be sharing us his expert opinion on BMS. For that, I want all of you to give your full attention to Vaidyaji and help me in welcoming him. Vaidyaji, now you can start, sir. थैंक यू रजत जी। आप के सभी सहयोगियों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं आपको दाद दूंगा कि आप पिछले कई महीनों से इस मीटिंग के लिए उत्सुक थे, और क्योंकि मैं रस शास्त्री हूँ, मुझे खरल घोटने में और काम करने में ज्यादा मजा आता है, बोलने में कम मजा आता है, क्योंकि बोलता बहुत हूँ। फिर भी इस तरह के, क्योंकि जो आयुर्वेद हमारा है आजकल का, कई बार अपने उद्बोधनों में देता हूँ कि हमारे पास कई तरह का आयुर्वेद, एक एडवर्टीजमेंट आयुर्वेदा है, एक मसाज आयुर्वेदा है, एक कॉस्मेटिक आयुर्वेदा है, एक एकेडमिक डिग्री वाला, उसी तरह कॉन्फ्रेंस आयुर्वेदा भी। हम कुछ जरूरत से ज्यादा ही कॉन्फ्रेंस करते हैं, इसीलिए मैं केवल थेरेप्यूटिक आयुर्वेदा और रिसर्च बेस्ड आयुर्वेदा या एविडेंटली इफेक्टिव थेरेप्यूटिक आयुर्वेदा, इन पर चर्चा करनी ज्यादा पसंद करता हूँ। परंतु आपका आग्रह था और आपका जो सतत परसुएशन था, उसमें आपने मुझे आज आप सबके बीच में आने के लिए मजबूर किया, और अब मैं आया हूं तो मैं आप लोगों के सामने पहले थोड़ा सा बोलूंगा, फिर कुछ दिखाऊंगा भी। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, आप हमारे साथ जुड़े। बीएमएस कौन है? तो अब मैं जानता हूं कि आप सभी लोग जो बीएमएस, वो सब लोग शौक से बीएमएस करने नहीं आए। मैं सही हूं कि गलत हूं? बिल्कुल सही सर। तो आप लोगों को यही दिखाना है कि आप कोई काम अपने आप होता है, जो हम चाहते नहीं है वो होता है, तो वो ईश्वर का प्रसाद होता है। और जैसे आप लोग आयुर्वेद में अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, परंतु आप कुछ और करना चाहते थे, परंतु आप मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते थे, एमबीबीएस करना चाहते थे, किसी वजह से 2-4% नंबर कम रह गए। और दूसरी बात, आपके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो किसी डोनेशन स्कूल में आपको भेज सके। मेरे साथ ये दोनों स्थिति नहीं थी, क्योंकि ना एमबीबीएस में दाखिला में लेने नहीं चाहता। मैं वो शख्स हूँ आज आपके सामने जो पढ़ना ही नहीं चाहता था। मैंने 10वीं के बाद अपने माँ बाप को बोला कि माँ, मैं पढ़ना नहीं चाहता। पढ़ने के लिए मुझे सबसे बुरा लगता था इंग्लिश। खैर, उन्होंने मुझे समझाया, मेरा इंग्लिश का ट्यूशन लगवाया, और मुझे आज जिस टीचर को मैं इज्जत देता हूँ वो मेरठ में आज, और उन्होंने वाकई में मेरी अंग्रेजी सुधारने में बहुत मदद की। और वो ऐसी मदद की, मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जब लेक्चर दे के आया तो वहां भी हिस्सा लिया मैंने। दूसरी चीज थी कि 12वीं पास हो गई किसी तरह से। 12वीं भी मैंने 2 बार में की, एक बार फेल हो गया। पढ़ने का शौक ही नहीं था, पढ़ना ही नहीं चाहता था, फिजिकल वर्क करना चाहता था।
फिर बीएससी करी, और बीएससी के बाद एक हालात ऐसे लगे कि मैं हिमालय में ट्रैकिंग करने गया, और ट्रैकिंग करने के बाद हिमालय ने मुझे कुछ ऐसा चीज सिखाई जो कोई नहीं सिखा पाया। अनुशासन, हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, ये मुझे ट्रैकिंग से मिला। और फिर मैंने सोचा कि मैं पर्वतारोही बनूंगा, पर पर्वतारोही सारे साल तो होता नहीं है। तो पिताजी वैद्य थे, मैंने सोचा कि छोटी मोटी वैद्यक भी करेंगे, क्योंकि पिताजी के पास एक तख्त था, एक खरल था, और वो अपने हाथों से दवा देते थे तो गुजारे लायक प्रैक्टिस हो जाती थी। मैंने कहा इतना गुजारे के लिए पैसा बहुत है, बाकी पर्वतारोही का काम करेंगे बाकी सब। तो वैद्यक मेरे दिमाग में आया, और एक आया कि अच्छी दवा मैं बनाऊंगा और जो प्रैक्टिस करने वाले वैद्य हैं उनको मैं दूंगा। तो ये विचार करके कि मुझे वैद्य नहीं बनना है, मैं एक तरह से एमलेस, और कोई बहुत बड़ी एम्बिशन मेरी जिंदगी में नहीं थी, परंतु मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ पे मोड़ आते चले गए कि इत्तेफाकन मार्क्स होते हुए भी सीसीआईएम के द्वारा एक नए कॉलेज में मेरा दाखिला दिल्ली में हुआ। आज वो नक्शे पे नहीं है, ये बात दीगर है, क्योंकि वो मेरे लिए खुला था। तो मैं बीएमएस से डिफॉल्ट बना, बाय डिफॉल्ट 78 में अपनी बीएससी करने के बाद, और बहुत दुनिया घूमी, बहुत कुछ हुआ। पिताजी भी उसी समय चले गए जिस समय मेरा बीएमएस की डिग्री पूरी हुई, तो शायद एक ट्रांसफॉर्मेशन था। तो जिस तरह मेरी जिंदगी में बीएमएस का बनना एक बाय डिफॉल्ट हुआ, तो उसके पीछे एक मकसद था। तो मैं समझता हूँ कि बीएमएस जो बनते हैं वो इच्छा से नहीं बने, वो ईश्वरीय प्रेरणा से बने, ईश्वरीय की इच्छा से बने। और किसी भी कार्य की सफलता में ईश्वर की कृपा बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कि आप सब जब लोग बीएमएस के रूप में आज मेरे सामने समक्ष हैं, आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है, इसीलिए आप बीएमएस बने हैं। अब मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताऊंगा कि बीएमएस है क्या। तो आप सब लोग ने बायोलॉजी पढ़ी है, कोई जवाब देगा? Yes, sir. बायोलॉजी में आप सब लोगों ने जेनेटिक्स का एक चैप्टर पढ़ा होगा। जॉर्ज मेंडल का नाम सुना है? जी सर। यस सर। जॉर्ज मेंडल से मैं कभी मिला नहीं, और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे पढ़ाई में रुचि नहीं थी, परंतु जॉर्ज मेंडल का एक मॉडल मुझे बड़ा पसंद आया। और वो उन्होंने क्या किया था जॉर्ज मेंडल? क्या वो बायोलॉजिस्ट थे? नहीं थे। क्या वो डॉक्टर थे? नहीं थे। तो उन्होंने ऐसा क्या किया जो दुनिया में आज भी अमर है? एक जना बताओ जरा मुझे। सर वो मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ दिए थे हमें दो, जिसमें जेनेटिक्स के बेसिस पे था वो, जो पी प्लांट के ऊपर था, बाथ और टोल प्लांट के बीच में, जो इनहेरिटेंस के बाद दोनों मर्ज होके एक टोल प्लांट्स और स्मॉल प्लांट्स में आ गया था 3:1 में, और एक थी 9:3:3:1। उसमें कैरेक्टर्स के बेसिस पे इनहेरिटेंस बताई थी। उनको बोलो। अच्छा रजत जी, मुझे एक पीपीटी दिखाना है। आपने मुझे शायद होस्ट को आपने सबको बंद किया हुआ है, तो मुझे एक स्क्रीन शेयर करना है। जी सर, अब आप कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बोला कि मेंडल ने क्या किया कि उन्होंने अपने चर्च के बैकयार्ड में जो मटर के पौधे थे उनके ऊपर कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी शुरू की, और उन्होंने देखा कि लाल रंग के बीज अगली बार सफेद रंग के गुलाबी रंग के देते हैं, या सफेद रंग के बीज वाले से अगली बार लाल होता है। और उनकी ऑब्जर्वेशन को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया, और डॉक्यूमेंट करने के बाद उन्होंने उसको एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद पब्लिश किया, और 20-30 साल के बाद जब उनका काम हुआ तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड ये कहने के लिए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उससे पहले बाइबल का लिखा हुआ ही होता था, जैसे हमारे शास्त्र है उसी तरह जो बाइबल में लिखा है वही सत्य है, ऐसा माना जाता था।
तो उन्होंने साइंटिफिक इंटरवेंशन की और उसको जो हम बोलेंगे आज की तारीख में, ये नेक्स्ट स्लाइड कैसे है, का नाम है, इस मॉडल का जिसकी मैंने जिक्र किया है उसका नाम है पॉजिटिविज्म। पूरा स्क्रीन दिख रहा है मेरा? तो आप लोगों को पूरी स्लाइड दिख रही है? जी सर। यस सर। ऊपर पॉजिटिविज्म, क्योंकि मुझे अपने स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। यस दिख रहा है सर। पॉजिटिविज्म, तो ये 19th सेंचुरी का जो कॉम्टे का मॉडल है, और इस मॉडल में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है। तो किसकी ऑब्जर्वेशन थी? मेंडल की ऑब्जर्वेशन थी। और ऑब्जर्वेशन विद इन सेट पैरामीटर जब हुई तब उससे एक हाइपोथेसिस पैदा हुई, और हाइपोथेसिस विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट टर्न इनटू थ्योरीज। इसी तरह आप लोगों ने देखा कि न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठ के बाय डिफॉल्ट, वो क्लासरूम में नहीं था, वो बाहर बैठा हुआ था, पेड़ से फल गिरा, नीचे गिरा। ऐसा नहीं कि उससे पहले कभी फल नहीं गिरा था, उससे पहले फल गिरा और बहुत सारी चीजें गिरी। उस दिन उनको क्लिक हुआ कि ऊपर से चीजें नीचे आती है, और फिर उसके लिए खेल हो गया। वो चीजें फेंकता गया, नीचे आती गई, भारी चीज पहले आई, हल्की चीज बाद में आई। और उसकी ऑब्जर्वेशन से क्या पैदा हुआ? न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस। इसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि आज एक एनेस्थीसिया एजेंट के तौर पे जानी जाती है, पेनिसिलिन, ये सब ऑब्जर्वेशन से पैदा हुई। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड थ्योरी, और इसके द्वारा सारे आविष्कार दुनिया में हुए। आज दुनिया में जो दवाई इस मॉडल से हुई, आज उसी दुनिया ने, जो कि उस तकनीकी से, उस अनुसंधान से पैसे वाला हो गया, नाम वाला हो गया, ताकतवर हो गया, उसने एक नया मॉडल बना दिया कि नहीं, अब दवा डेवलप होगी तो थ्योरी से डेवलप होगी। थ्योरी से ऑब्जर्वेशन करके मार्केट तक का जो रास्ता है 15 साल का है और 1.8 बिलियन डॉलर का है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि ना नॉमन के लोग न राधा नचेगी। हमारे देश में इतना पैसा R&D के लिए किसी के पास भी नहीं है, चाहे माननीय प्रधानमंत्री चाहे, चाहे हमारा पूरा देश चाहे। हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब कि हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे। इसके मद्देनजर ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मौजूद है, और सबसे पहली वो अपॉर्चुनिटी है BAMS। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, और हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा देश है दुनिया में जहां पर एलोपैथी के सापेक्ष, एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी आदि जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, उसके स्नातक, परास्नातक या डॉक्टरेट जो भी है, वो एक प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो एक स्वतंत्र रूप से डॉक्टर के रूप में जाने जाते हैं और वो इलाज कर सकते हैं। ये सुविधा आज हिंदुस्तान के अलावा पूरी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं। मेरा यूगोस्लाविया जो यूरोप में है, वहां पर मस्कट ओमान में और अबू धाबी UAE में मेरे क्लिनिक रहे, और उन क्लिनिक में मेरे रजिस्ट्रेशन भी हुए, पर एक वैद्य के नाते नहीं, पैरामेडिक के नाते। तो मैं डॉक्टर केवल कहाँ पर हूँ? हिंदुस्तान में। और यहाँ पर जो आयुर्वेद का जो मेरा क्लिनिक है वो ऐसे ही है जैसे किसी मॉडर्न मेडिसिन का क्लिनिक होता है। इसमें पब्लिक के ऊपर है वो किसके पास जाती है। तो मैं एक स्वतंत्र रूप से एक डॉक्टर यहाँ पर हूँ, हिंदुस्तान में हूँ। और दूसरा, जो केवल BMS को वो सुविधा प्राप्त है, एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, वो आयुर्वेदा का या यूनानी का हो, वो किसी भी दवा को या तो बना सकता है उन रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करके, जो कि शेड्यूल 1 की जो बुक्स है हमारी, उनकी बुक्स के अंदर उल्लेख हो उनका, उनको किसी भी रूप में बना सकता है। यदि कोई दवा बनी हुई भी है तो उसको किसी भी रूप में वो इस्तेमाल कर सकता है, उसको। तो उससे उसको क्या अपॉर्चुनिटी है
कि वो नई नई चीजों का आविष्कार कर सकता है। इसको मैं सिंपल करने के लिए बोलूंगा, जैसे त्रिफला, हर बहना आंवला संभाग है। परंतु यदि आप एक रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हैं और अगर आपकी युक्ति कहती है तो आप हरड़ को 2 भाग, आंवले को 1 भाग, पहड़े को 2 भाग, या आंवले के 3 भाग, पहड़े के 2 भाग, हरड़ के 1 भाग, किसी रूप में आप इसको एक मॉडिफाइड फॉर्मुलेशन बना सकते हैं। और यदि मरीज और आपके अंदर संबंध है, मियाँ बीबी राजी, तो क्या करेगा, खाजी सिद्धांत का पालन करते हुए आप किसी भी बीमारी के लिए उसको बीमार को दे सकते हैं और उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको एक छूट और भी है कि आप मॉडर्न डायग्नोसिस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज अगर एलोपैथिक दवा देने के ऊपर मनाही है तो बहुत अच्छी बात है, जरूरत ही नहीं है उसकी, क्योंकि हम मॉडर्न डायग्नोसिस को यूज कर सकते हैं, मॉडर्न रिसर्च पैथोलॉजी को यूज कर सकते हैं, हम नई दवा बना सकते हैं, मरीजों को दे सकते हैं। ये सुविधा एलोपैथी के डॉक्टर्स के पास नहीं है। उनको अगर कोई फार्माकोपिया के हिसाब से औषधि मिली है तो उनको उसी इंडिकेशन में ही काम करना पड़ेगा। तो आप अपने आप में हो गए ना एक अलग से प्राणी, आप हो गए ना थोड़े से हाई साइड के, कि आप नई नई चीजों की कल्पना कर सकते हैं, मरीजों को दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट कर सकते हैं और उसके बाद डेटा बना सकते हैं फॉलोइंग गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस। और गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है, ये सब चीजें आपको मिलेंगी कि आपके पास मरीज की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक छोटा सा जो हमको इम्यूनिटी मिली हुई है बीएमएस के तौर पर, तो इससे हुआ क्या कि बीएमएस अगर नट शेल में देखा जाए तो एक रिसर्चर वो नई चीजों को बना के, नए प्रयोगों को करके और नए कॉन्ट्रैक्ट को ले सकता है। आइए अब जरा चले अपने थोड़े बैकग्राउंड की तरफ। जैसा कि रजत जी ने बताया, मैं एक वैद्य के घर में पैदा हुआ। जो मेरे पिताजी मेरठ में वो रस वैद्य थे, मेरी माँ और पिताजी घर में ही दवाइयाँ बनाया करते थे, हम लोगों का पालन पोषण करते थे। और हम बचपन में जैसे सपेरे का बच्चा कोबरा सांप के साथ पैदा होता है, मैं मरकरी के साथ खेलता हुआ पैदा हुआ हूँ। और आज इन हाथों से कुंटलों मरकरी मैंने हाथों से, अपने हाथों से प्रोसेसिंग किया है। मैं कोई व्हाइट कॉलर छाप वैद्य रही हूँ। इमाम दस्ता, सिलबट्टा, खरल, ये सब मेरे बचपन के खेल थे, खिलौने थे जिनको हम खेला करते थे। और मैंने इस बीच में क्या देखा, जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था बीएससी तक की, कि मेरे पिताजी के पास कुछ ऐसे मरीज आ रहे थे जिनको एलोपैथी ने लाइलाज कर दिया था। और उसमें से कुछ लोग बहुत ही चमत्कारिक रूप हो रहे थे। तो जब आप साइंस पढ़ेंगे एक चीज आप समझ जाएंगे कि चमत्कार कुछ नहीं होता, अगर कुछ हो रहा है तो उसके पीछे ज्ञान होता है। अभी एक बहस चल रही थी टीवी पर, तो एक एलोपैथी बनाम आयुर्वेदा, आयुर्वेद के लोग एलोपैथी को बोल रहे हैं, एलोपैथी के लोग आयुर्वेदा को बोल रहे हैं। तो मैंने यही बोला कि मनस्वी पुरुष सुख की परवाह नहीं करते, जैसे कुत्ते भौंकते रहते, हाथी घूमता हुआ चला जाता है। तो ये मेरा था सभी के लिए, अपने लिए भी, कि मेरे बारे में भी बहुत लोग कुछ कहते हैं, कहते रहे, क्योंकि किस किस को मैं सफाई दूंगा। तो उसका कुछ अनर्गल प्रलाप लगाया गया। किसी ने कहा कि भाई जी ने किसको बोला, किसको नहीं बोला। मैंने नहीं बोला कि मनस्य पुरुष शुद्ध की परवाह नहीं करते, लोग क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं वो अलग चीजें होती है। तो मैंने क्या देखा जी मेरे पेट में, कि कुछ लोग आयुर्वेद के जो इलाज के लिए मेरे पास पिताजी के पास आ रहे थे, कुछ लोग ठीक होते थे, ज्यादातर लोग नहीं ठीक होते। जो नहीं ठीक होते थे उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं था, जो ठीक होते थे मैं उनको पकड़ के बैठ गया। ये क्यों ठीक हो रहे, मेरे ख्याल कुछ नहीं होता, ये साइंस है। अगर एक चीज एक बार हो रही है, 2 बार हो रही है, इसके पीछे विज्ञान है। तो जब उन डॉक्टर साहब ने, मैंने बोला कि आप लोग स्यूडो साइंस बोलते हो आयुर्वेदा को, तो स्यूडो साइंस नहीं है। आयुर्वेदा में अगर कोई चीज बार बार हो रही है तो उसके पीछे विज्ञान है, क्योंकि साइंस का पहला फॉर्मूला है रिपीटेबिलिटी। और अगर आप उस साइंस को नहीं जानते तो आप बोलो कि वी आर इग्नोरेंट अबाउट द साइंस बिहाइंड आयुर्वेद, बट डोंट कॉल इट स्यूडो साइंस। अगर आप बोलते भी हो स्यूडो साइंस तो आप कोई खुदा नहीं हो। आपके कहने से इतना बड़ा विज्ञान, हमारा ऋषियों मुनियों का ज्ञान है, वो स्यूडो साइंस नहीं बनेगा, साइंस है। आप अनाड़ी हो, आप अनपढ़ हो, बोलते रहो तो बोलना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु मैं देख रहा था कि मेरे पिताजी के हाथों से जो मरीज ठीक हो रहे हैं उसके पीछे विज्ञान है और मैं विज्ञान का साधक था।
मैंने कहा यार अब क्या करें, अब ये पिताजी के जो इस काम को है जो हो रहा है इसको जरा डॉक्यूमेंट कर देते हैं। और मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया और मैंने देखा कि यस देयर इज स्कोप कि कुछ बीमारियां हैं, जरूरी है कि मैं सारी बीमारियों का इलाज करूं, मैं कुछ बीमारियों का इलाज कर सकता हूँ, दैट इज मोर देन एनफ, बाकी लोग भी खाएं। तो उस तरह से मेरे को एक ललक लगी, जो जिज्ञासा बढ़ी बीएससी के बाद, कि मैं अपने पिताजी की प्रैक्टिस को डॉक्यूमेंट करना शुरू किया। और पर मैंने देखा कि उनकी कुछ दवाइयों से मरीज ठीक होते हैं, फिर उसी दवा से मरीज ठीक नहीं होते। फिर सवाल है ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखा कि उनके पास कोई क्वालिटी कंट्रोल मेजर ने कभी ज्यादा उठती है कभी कम उठती है, तो बैच टू बैच वेरिएशन, दवा भी इसी हिसाब से अलग अलग बनती थी। हमने इस सब को प्रैक्टिस के दौरान इन सब चीजों को दूर किया। तो आज मेरा नाम है, अच्छा खासा नाम है, मुझे मालूम है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका मॉडल वैद्य भालेंद्र प्रकाश हो। मैं चाहता हूँ आपका मॉडल वैद्य भालेंद्र प्रकाश नहीं, वैद्य भालेंद्र प्रकाश आप ऐसे मॉडल बने कि लोग वैद्य भालेंद्र प्रकाश का नाम नहीं भूलते। परंतु मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। मेरा नाम पहली बार भारत में जो नक्शे पर आया, जो आयुर्वेद जगत में आया, दुनिया के सामने आया, वो 97 में आया, जबकि मेरे पिताजी की मृत्यु 84 में थी। कोई नहीं जानता कि वो 12 साल कहाँ था। मैं किसी हिमालय की कंदरा में नहीं था, मैं मेरठ की एक गली में तख्त पर बैठकर अपने खरल से दवाइयों को बनाते हुए, उनकी क्वालिटी एश्योरेंस को बनाते हुए मैं तल्लीन था अपने डेटा बनाने में। और उस डेटा से जब मैंने मरीज ठीक किए, जब जानकारियां इकट्ठी हुई, तो मेरे पास कुछ प्रोटोकॉल बने। तो पहला प्रोटोकॉल है एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया। ये एक तरह का ब्लड कैंसर होता है। और इसको क्यों चुना गया? क्योंकि मैंने देखा था कि जो ब्लड कैंसर हमारे यहाँ ठीक हुए हैं उनमें एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया भी है, बाकी कुछ ल्यूकेमिया नहीं। पर ये ल्यूकेमिया में प्लेटलेट अचानक कम हो जाते हैं, और इसके बारे में कहा जाता है कि अगर इसके मरीज को खून चढ़ा के जिंदा ना रखा जाए तो ये 1 महीने से ज्यादा भी जिंदा नहीं रहेंगे। कई बार डायग्नोज होने के 24 घंटे में मर जाते हैं। तो ये कोई कष्ट साध्य व्याधि नहीं थी, ये असाध्य थी, असाध्य व्याधि नहीं, ये मृत्यु वाले मरीज थे। मैंने इनको चुना और सरकार के साथ लग गया कि मैं इस बीमारी के 15 मरीजों का इलाज सुपरविजन में करना चाहता हूँ। 14 साल लगे मुझे इस प्रोजेक्ट को लेने में, पूरे 14 साल। और कुल पैसा कितना था? 3,30,756 रुपया पैसा। परंतु जरूरी था। मैं अपने गली कूचे में बैठ के इलाज कर रहा हूँ, उसकी कोई कीमत नहीं है। अब बारी थी कि मैं सरकार के बनाए हुए नॉर्म्स के तहत एक रिसर्च कमेटी के सामने 15 मरीजों का इलाज करने जा रहा था, जिसके लिए अनुमति मिलने में 14 साल लगे। और वो तब जब राष्ट्रपति, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ सेक्रेटरी, पीसीआरएस के डीजी, सब लोग मेरे को जानते थे। और इसके बाद हमने 11 एक सिल्वर से बनी हुई, चांदी की पसम से बनी हुई दवाई का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि इससे 92 में मेरे पिताजी एक हुए थे। और इसके बाद फिर सरकार की बहुत सारी कमेटी भी थी। ये सब करते करते ये पायलट प्रोजेक्ट हमको मिली। और इस प्रोजेक्ट में एक सरकार ने कैंसर रिसर्च कमेटी बनाई, जिसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के कैंसर एक्सपर्ट, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मेडिकल एक्सपर्ट्स, सीसीआरएस के एक्सपर्ट और आईसीएमआर के एक्सपर्ट थे। और इसको किया गया IRCH, जो है इंडियन रोटरी कैंसर हॉस्पिटल, दिल्ली। वहां पर इसकी रेफरेंस लेबोरेटरी बनाई गई कि जितने भी पेशेंट आएंगे आयुर्वेदिक इलाज से पहले टेस्ट होगा, दौरान होगा और बाद में होगा। इसमें सब मिला के 15 केस आए। और आप देख सकते हैं कि 8 रिलैप्स केस कौन से? जिनको डायग्नोज हुआ, एलोपैथिक इलाज चला, वो ठीक हो गए और बीमारी पलट गई। Relapse is a rule rather than exception in leukemia. और 7 केस ऐसे थे जो डायग्नोज होते ही मेरे पास आए। गुडविल थी आयुर्वेदा की। एक ऐसी बीमारी का मरीज जिसको पता है कि इसका इलाज 1 महीने भी नहीं है, वो फिर भी आयुर्वेद के इलाज के लिए तैयार थे। और इसमें इनके बोन मेरो टेस्ट, ब्लड टेस्ट हुए, क्योंकि इस बीमारी को, ल्यूकेमिया को, हम अष्टविध परीक्षा से डायग्नोज नहीं कर सकते। हम कहते रहेंगे रक्त पिता है कि ऊर्ध्व रक्त पिता है कि त्रिदोष है कि सन्निपातज है, परंतु यूनिफॉर्मिटी अगर करनी है तो मॉडर्न डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को लेना ही पड़ेगा।
और मैं मॉडर्न डायग्नोस्टिक थेरेपी को जब लेता हूँ तो मैं इसको आयुर्वेद की परिभाषा में इस तरह डिफाइन करता हूँ कि आचार्य चरक ने जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि एक वैद्य को केवल एक शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, उसको समस्त शास्त्रों को पढ़ना चाहिए और उन शास्त्रों को आपस में मिलाकर कुलानुरूप उस युग के अनुरूप है अनुरूप ही आधार करना। आज का युग विज्ञान का युग है, आज का युग आधुनिक चिकित्सा का युग है और आज का युग आयुर्वेद का युग है। हमारा मोडस ऑपरेंडी है मॉडर्न डायग्नोस्टिक पैरामीटर to ascertain the quality in the confirmation diagnosis। उसके हिसाब से इन मरीजों का बोन मैरो और जो टेस्ट होने थे वो सारे दिल्ली की एक लैब में जो कि IRCH के अंदर लेबोरेटरी ऑन्कोलॉजी उनके द्वारा की गई और उसके बाद उनको दवा दी गई नवजीवन जो सिल्वर भस्म है उसमें, और वो सिल्वर भस्म मेरी SOP जिसे बनाने में मुझे 2.5 से 3 साल लगते हैं। उसके साथ उसमें है जवाहर मोरा, साथ उसमें है जज्बात के दवा बनती और काम होता। ये देखा गया कि इसमें जो 4 पेशेंट थे 3वें दिन 7वें दिन और 11वें दिन और 29वें दिन उनको मृत्यु हो गई, परंतु 11 मरीजों ने 90 दिन का प्रोटोकॉल पूरा किया और 90 दिन के बाद इन 11 के 11 मरीजों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं पाए गए। फिर इसके बाद इसके आधार पर अभी जो मेरे परिचय में मुझे पद्मश्री मिली, तो मुझे पद्मश्री इस बात पर नहीं मिली कि मेरे पिताजी वैद्य थे, मेरे को इस बात पर नहीं मिली कि मुझे वो लोग जानते थे, मेरे को इस बात को मिली कि उस साल 11 में से 11 ब्लड कैंसर के मरीज ठीक करके है ना, ये देश में पहली बार एक एग्जाम्पल थी जिसमें आयुर्वेदिक दवा ने बगैर किसी एलोपैथी के और खासकर उन मरीजों का इलाज किया जो एलोपैथी में लाइलाज हो चुके थे और ऐसे जिन्होंने एलोपैथी ली नहीं ली, इससे बड़ा प्रमाण हो नहीं सकता। इसके आधार पर ही मुझे पद्मश्री के लिए तब राष्ट्रपति महोदय ने रिकमेंड किया क्योंकि वो काम जानते थे और फिर इसको इसी रिसर्च को US एंड यूरोपियन पेटेंट भी मिला थ्रू NRDC जो कि भारत सरकार की एक है। और उसके बाद एक पक्ष जरूर था कि जब ये दवा फायदा करेगी तो इसका सेकंड फेज था कि इसका साइंटिफिक डेवलपमेंट होगा जिससे दवा डेवलप होकर आप जैसे डॉक्टर के पास जाए और इसको आयुर्वेद की एक गौरव के तौर पर पेश किया जाए जिससे कि लोग इसमें कूदें, पर अनफॉर्चुनेटली जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। फिर भी भारत सरकार और अमेरिका में जितने भी प्रोग्राम कैंसर के लेकर हुए हैं अब तक, चाहे वो ओबामा और मोदी जी के थे, उसमें लगातार इनको दिखाया जाता रहा इस काम को एज ए सिंगल सक्सेस स्टोरी है CCRH के पास, जहां पर बहुत ही प्रमाणों के साथ इसको दिखाया गया है। और इसके साथ कुछ पेपर भी छपे हैं जिनका उल्लेख हम कर चुके हैं इसमें, कि जो आप देख सकते हैं और जिसमें हमने जो फर्स्ट रिपोर्टिंग है इसके बारे में हम कर चुके हैं। दूसरा जो बीमारी है ये ल्यूकेमिया की तरह रेयर नहीं है, जहां एक्यूट प्रोमाइलोसिटिक ल्यूकेमिया के साल में 15,000 मरीज देश भर में होते हैं। माइग्रेन करीब देश की 15% शहरी पॉपुलेशन। नाम सुनने में आसान लगता है, बहुत दावे भी हैं कि हम ठीक करते हैं, परंतु जब डेटा की बात आती है तो डेटा के आधार पर सब बंगले जाने लगते हैं। तो माइग्रेन क्या है? माइग्रेन हेडेक का सबसे कॉमन फॉर्म है और आज दुनिया में 22 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में जो एजेंसीज हैं इनके पास कोई डेटा मौजूद नहीं है। ये बड़े बड़े देशों की, पैसे वाले देशों की बीमारी है और WHO ने इसका जो रैंक है अब 17th रैंकिंग दी है अमंग जिस डिबिलिटी कॉजिंग डिजीज, डिबिलिटी मानसिक और शारीरिक दुर्बलता वाले जो केस है उसमें इसका रैंक अब 6ठा आ गया है, 7th रैंकिंग आ गया। और क्योंकि ये बीमारी जिंदगी के उस काल में होती है जब आदमी जवान होता है 18 से 45 साल में, प्रोडक्टिविटी बहुत देर कम होती है। ये बीमारी महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले 1:3 की रेशो से पाई जाती है। जैसे कि मैंने कहा कि बीमारी बहुत आसान है, परंतु कारण क्या है ये नहीं पता, कारण क्या है, इलाज क्या है ये भी नहीं पता।
तो मरीज के लिए कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। जो अल्ट्रासाउंड होते हैं, सीटी स्कैन होती है, MRI होती है, वो सब ये देखने के लिए होती है कि क्या उससे कोई दूसरी बीमारी से नहीं। और इसके बाद फिर मरीज के पास एक ही चारा होता है कि जब दर्द हो तो पेन किलर, और फिर दर्द नहीं हो तो उसके लिए ट्रिप्टांस खाएं, चाहे बीटा ब्लॉकर खाएं, वो लगातार खाते रहें और उसके साथ दर्द होने की दवा भी खाएं। तो परंतु ये बीमारी लाइलाज है, और इसीलिए इससे डायग्नोज का जो तरीका है वो भी इसका बड़ा पेचीदा है, क्योंकि कोई ब्लड टेस्ट नहीं, कोई इमेजेस नहीं है। तो इसके लिए IHS जो इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया तैयार किया है, जिसके आधार पर का डायग्नोज होता है। और वो सवाल है बहुत आसान, साल में कम से कम 5 बार एपिसोडिक तौर पर होने वाला, 4 घंटे से पहले ठीक ना हो, 72 घंटे के बाद दर्द, और पेन कैरेक्टरिस्टिक में से 2 आउट ऑफ 4 होने जरूरी है, जैसे यूनिलेटरल, बायलेटरल हो, एक तरफ या दोनों तरफ, पल्सेटिंग इन नेचर, जैसे कोई हथौड़ा ठोक रहा हो, मॉडरेट टू सीवियर, एन एग्रीवेशन, फिजिकल एक्सर्शन, उसके साथ ड्यूरिंग अटैक फोटोफोबिया, फोनोफोबिया या नॉजिया, वोमिटिंग। अगर ये चीजें मौजूद है और कोई दूसरा कारण, दूसरी कोई मोर्बिडिटी ऐसी नहीं है जिसकी वजह से माइग्रेन हो सकता हो, तो उसको मॉडर्न ने माइग्रेन का समझा दिया। और अगर कोई सेकेंडरी कॉज है तो उसको भी रूल आउट किया जाता है कि वो माइग्रेन का कारण नहीं। इसको देखते हुए 85 के साल में एक पेशेंट मेरे पास देहरादून लाई गई, मेरठ में लाई गई। मैं बेसिकली मेरठ का रहने वाला हूँ। फिर मैं करीब 30 साल देहरादून रहा, और अब मैं पिछले 3.5 साल से उत्तराखंड में ही एक जिला है ऊधम सिंह नगर, ऊधम सिंह नगर के देहात क्षेत्र में एक अस्पताल, पड़ाव, विशिष्ट आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र बनाकर मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। तो आज जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तब एक प्रोटोकॉल हमने इसके लिए बनाया, जो आप देख सकते हैं, नारिकेल लवण है, न्यूमेक्स है, और रसोन बटी और गोदंती मिश्रण नाम का एक है, उसके साथ आयुर्वेद का आहार, आयुर्वेद का विहार, उन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए इसका इलाज किया गया है। तो ये एक क्रोनोलॉजी है कि एक लेडी जो आई थी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उसका जिक्र है, उसको फायदा होता है, और उसके बाद ये स्टोरी कभी रुकती नहीं है, कहीं ना कहीं से कहानी चली आती है। फिर हमने 32 इयर्स लॉन्ग की जो जर्नी है, रिट्रोस्पेक्टिव से प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव से सेफ्टी स्टडीज, फार्माकोलॉजिकल स्टडीज और एनिमल ट्रायल, आज हम कह सकते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयों से माइग्रेन ठीक होता है। और समय समय पर हम अपने काम को, हिंदुस्तान में तो नहीं क्योंकि यहाँ पर बुलावा बहुत कम था, अच्छी जगह पर, लंदन में, स्वीडन में, अमेरिका में जो वर्ल्ड कांग्रेस हुई या वर्ल्ड मीट हुई, उसमें हम इसको सिंपोजियम के तौर पर लगातार पैदा करते रहे हैं, और इस संबंध को रिसर्च पेपर भी हम चला। और इनको देखते हुए, इन सारी चीजों को देखते हुए, फिर क्योंकि आज माइग्रेन एलोपैथी में हो सकता है कि मैं 20,000 मरीजों को ठीक कर दूं, हो सकता है मुझे पद्मश्री की जगह भारत रत्न में मिल जाए, परंतु साइंस नहीं देखती, साइंस डेटा देखती है। एविडेंस इज नॉलेज एंड नॉलेज इज एविडेंस। आप लोगों ने मेरी फेसबुक वॉल पर पढ़ा भी होगा, ये मेरी पंचलाइन। तो उसके लिए जरूरी है कि आज की तारीख में जब माइग्रेन एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाता है, उसकी दवा बंद होती है, तब उसके साथ क्या होगा, उसका खेल अलग होगा। परंतु माइग्रेन को अगर इलाज करना है, माइग्रेन का डायग्नोज करना है, तो एक न्यूरोलॉजिस्ट की आवश्यकता होगी। उस नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए हम पहुंच गए ऑल इंस्टीट्यूट, और 2 साल की लड़ाई के बाद, पूरी स्ट्रगल के बाद, हमको क्लियरेंस मिली, जिसमें हम माइग्रेन के मरीजों पर एक रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल के तैयार हुए। और उसके लिए थी एक न्यूरोलॉजिस्ट जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर रैंक पे हैं, और उनके साथ डॉक्टर महापात्रा जी जो कि न्यूरोसर्जरी के हेड थे। एक क्लिनिकल ट्रायल हुआ। अफसोस की बात है कि हमें इसके लिए पैसा किसी ने नहीं, ना तो एलोपैथी ने दिया, ना मॉडर्न साइंस ने दिया, और ना आयुर्वेदिक जगत ने दिया। बोले तो हो ही नहीं सकता, ये दवाइयां तो काम कर ही नहीं सकती। फिर भी हमने कहा मैंने पोस्टर है, कुछ नहीं सुना, परंतु उनको पैसा मिला। वहां से इप्का लेबोरेटरीज लिमिटेड, मुंबई। और अगर आपने इप्का का नाम सुना हो, आज मलेरिया की दवा बनाने वाली ये दुनिया की सबसे अग्रणी कंपनी है।
और इन्होंने मेडिकल रिसर्च के एक कैंडिडेट को समझते हुए इन्होंने इस रिसर्च का पूरा पैसा अपनी जेब से दिया, और उनके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग ताली जरूर बजा। नेक्स्ट। और ये आप देख सकते हैं उस क्लिनिकल ट्रायल की जो रिपोर्ट है, इसमें जो लाल शब्दों में लिखा है, ये राइटिंग है डॉक्टर प्रोफेसर मंजीत त्रिपाठी की, जो उन्होंने पाया है कि आयुर्वेदिक दवाइयां नॉट ओनली फायदेमंद, इसका कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखाई दिया। तो इनको हाथ लिखने में हाथ जरूर कांपे होंगे कि पहली बार प्रोफेसर ऑफ ऑर्डिनरी स्कूल अपनी दवाइयों को छोड़कर आयुर्वेदिक दवा के बारे में कर रहे थे कि आयुर्वेदिक दवाई से माइग्रेन पूरी तरीके से ठीक हो सकता। नेक्स्ट। दूसरी समस्या का जो मैं सॉरी, यहाँ पर कुछ पेशेंट इमरजेंसी के एडमिट है, उनको बीच बीच में इंटरवेंशन होता है, तो उसके लिए रुकावट के लिए खेद है। तो अब हम बात करेंगे एक दूसरे मॉडल की, जिसका नाम है न्यूट्रिशन एनीमिया। ये भी एक ऐसी समस्या है जिसके लिए भारत सरकार पिछले 70 साल से प्रोग्राम बना रही है, और उनकी सोच है कि एनीमिया है तो आयरन दे दो। ये एलोपैथी की सोच है। आयरन में, एनीमिया में आयरन एक सन्निकृष्ट हेतु तो हो सकता है, परंतु कभी किसी ने आयुर्वेद के उस सिद्धांत को समझने की कोशिश की कि एक सन्निकृष्ट हेतु होता है और एक विकृष्ट हेतु होता है। एज ए बीएमएस, आप अगर आज एलोपैथी में होते तो आप केवल एनीमिया के लिए आयरन को ही खोजते, पर मैंने भी वही सोचा, परंतु दूसरी बात क्या थी क्योंकि वैद्य की बुद्धि अलग होती है। आयरन की कमी नहीं है, आयरन तो खाने में बहुत है, पेट में जा भी रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। उसके मद्देनजर रखते हुए हमने एक अपनी चिकित्सा से, जैसा कि मैंने कहा, एक वैद्य होने के नाते मैं दवा बना सकता हूँ, मरीजों को देख सकता हूँ, ऑब्जर्वेशन कर सकता हूँ, और फिर पायलट स्टडी कर सकता हूँ। उसी क्रम में, उसी मॉडल में, पॉजिटिव के मॉडल में, जिस तरह हमने एपीएमएल किया, उसी तरह हमने न्यूट्रिशन एनीमिया किया। और न्यू मैक्स, मैक्सिमम न्यूट्रिशन, ये औषधि जो है, जो कि क्लासिकल सुशेकर, जो कि मॉडिफाइड एस्टरडाइज है, क्योंकि उसमें कई सारी फसलें डलती हैं, फसलें कैसे बनती हैं, किस पैरामीटर पर बनती हैं, वो सब स्टरलाइजेशन हम लोग कर चुके हैं। और उसके आधार पर जो न्यूमैक्स है, सुशेकर सुतोपलादी का, ये न्यूट्रिशन एनीमिया में सिग्निफिकेंट एंड सस्टेनेबल इफेक्ट लेके आती है। और ये 3 स्टडीज हैं, जो कि पहली स्टडी हुई एनीमिया की 600 औरतों पर, कंट्रोल ग्रुप वगैरह करा गया, और इसमें देखा गया कि जो एस है, डाइट प्लस एसएस जो है अकेली, में कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और इसमें एनीमिया जो है आयरन फॉलिक के सामने 1.1 था, यहाँ पर 1.5 था, जबकि आयरन के साथ थोड़ा सा बढ़ा, परंतु इसमें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं था। फिर एक दूसरी स्टडी करी गई, और ये स्टडी हुई एडोलसेंट लड़कियों पर, और इसमें आदान काल और विसर्ग काल का भी बड़े बखूबी से एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखा कि कैसे एक साल में सबका एनीमिया बढ़ जाता है, फिर ठीक हो जाता है। परंतु इसमें भी बदस्तूर यही हुआ कि जो और लड़कियां 11 से 18 साल की एनीमिक थी, उनके अंदर भी सुशेखर सितोपलादी न्यूमैक्स का रोल स्पेशल देखने को मिला। और एक स्टडी और की गई बाद में, जिसमें जिसमें एलोपैथी और आयरन और आयुर्वेदिक न्यूमैक्स को मिला के स्टडी की गई। आज में पाया गया कि जब दोनों को मिलाया गया तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हुआ। तो आज हमारे पास एक ऐसी औषधि आयुर्वेद की है, जो कि बीएमएस की क्लिनिकल प्रैक्टिस से निकली है, जो कि सरकार का जो प्रोग्राम है उसमें 4 चांद लगा सकती है, क्योंकि सरकार के प्रोग्राम में आयरन दिया तो जाता है, परंतु उसका एब्जॉर्प्शन कैसे बढ़े, उसको देखने का उपाय नहीं किया जाता। ये दूसरी स्टडी है।
और 90 जो इसकी कंक्लूसिव है रिपोर्ट कि नॉन आयरन आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन अलोंग विद IFA शोज सिनर्जेटिक इफेक्ट। तो हम लोगों को हैंड टू हैंड करके बात करनी है कि कहीं पर एलोपैथी की स्ट्रॉन्ग पावर हो सकती है, आयुर्वेदा की भी अपनी है, पर आज के जमाने में जब बीमारी यहाँ बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल है, अगर हम कोरोना को निकाल दें तो उसके अलावा जितनी भी बीमारियां थी वो हमारी मेटाबॉलिक डिजीज थी, जो हमारी करने की चीज थी और जिसका एलोपैथी में कोई इलाज आसानी से नहीं था। ये जितना भी काम हुआ ये भारत सरकार की ICMR की बॉडीज इसको लगातार बुलाती रही, करती रही, उनकी साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी ने भी उसको किया है और इसके ऊपर फर्दर रिसर्च ICMR की कुछ यूनिटों में पे काम हो रहा है। कई लोग कहते हैं कि इसका आयुर्वेदिक पैरामीटर क्यों नहीं है। तो भाइयों, इस समय जमाना बदल चुका है, कोई भी आदमी गाड़ी डैशबोर्ड के बगैर नहीं खरीदेगा। तो साइंस को, जो हमारी प्राचीन साइंस है, उसको आधुनिक विज्ञान के साथ जब जोड़ के हम पेश करेंगे तो आचार्य चरक ने जैसे बोला है कि वैद्य इसका पृथ्वी संस्कार करेगा, और पृथ्वी संस्कार किसके लिए करेगा कि जो आतुर है, जो बीमार है, उनको उसको फायदा हो सके। तो हम इसमें किसी के दखलंदाजी को स्वीकार न करते हुए हमारा मॉडल है मॉडर्न डायग्नोस्टिक पैरामीटर, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड मॉडर्न रिसर्च मेथोडोलॉजी के तहत हम मरीजों को डायग्नोज करते हैं, मरीजों को इलाज करते हैं, डेटा बना के दुनिया को दिखाते हैं और इसकी एक्सेप्टेंस दिन पे दिन बढ़ती जाती है। अब हम एक और कॉमन बीमारी के बारे में बात करें, इसका नाम है एलर्जिक राइनाइटिस। और एलर्जिक राइनाइटिस एक बीमारी है जो करीब करीब नाक की सूजन है, जैसे राइनाइटिस नाक में सूजन, और एलर्जी मींस किसी भी एलर्जी से होने वाली। और इसका जो डायग्नोसिस है, आयुर्वेद ने इसको प्रतिशय बोला, परंतु हमारे जो माधव निदान है एक समय में लिखे गए, गुरु शिष्य परंपरा में पढ़ाए गए, परंतु एक समय आया जब हमारी गुरु शिष्य की परंपरा टूटी और आज हम केवल किताब, अध्यापक और छात्रों के बीच में होने लगे, उसमें हमारी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है कहीं ना कहीं खो गई। तो आयुर्वेद के विषय को हम एलर्जिक राइनाइटिस कह तो सकते हैं, पर उसको माइन्यूटली कैटेगराइज नहीं कर सकते, परंतु किसी दूसरी पैथी डायग्नोसिस में एक नए आयाम पैदा किए। हमने को कोई बात नहीं है, हम उनके प्रोटोकॉल डायग्नोसिस के लिए लेते हैं, अपनी दवाइयों को उन प्रोटोकॉल पर उतारने की कोशिश करते हैं। किसी भी शख्स को अगर इन 7 सिम्टम में 2 सिम्टम मौजूद हैं तो उसको एलर्जिक राइनाइटिस का नाम दिया जाए। और जैसा कि मैंने लिखा है कि कफ डोमिनेंट डिजीज है और इसमें जो कफ कारक पदार्थ है वो नुकसान करते हैं, जो एंटी कफा है वो इसमें काम करते हैं। तो हम एक दवा का नाम बताएंगे जो कि बहुत जल्दी में हिंदुस्तान के मार्केट में लॉन्च होने वाली है जुलाई के 3rd वीक में। इम्बो एक दवा है जो कि इस बीमारी को जड़ से ठीक करती है, हमेशा के लिए ठीक करती है। और इसके अंदर 19 हर्ब्स है और मंडूर भस्म है। मंडूर भस्म जो है वो शोतंग है, और जो इसके अंदर दवाइयां हैं वो ज्यादातर तिक्त और कषाय रस की है। तिक्त और कषाय रस मिलकर पित्त और कफ नाशक। तो दवा में कोई भी एंटी एलर्जिक एलोन की इसमें नहीं है, पर ये जब तैयार हो जाती है तब इसके अंदर ये प्रॉपर्टी आती है। ये सब इसकी लिस्ट है। अब आप देखेंगे कि इसमें जो दवाइयां हैं इसमें कटु तिक्त कषाय रस वाली जड़ी बूटियां हैं, उनके इफेक्ट है तो उनके साइड इफेक्ट भी है। और जो उनके साइड इफेक्ट है वो मधुर रस जो कि मंडूर भस्म है उसके इफेक्ट है, और जो मंडूर के साइड इफेक्ट है वो कटु तिक्त कषाय के इफेक्ट है। इन नटशेल हम देखेंगे तो ये फार्मूला जो है जिसके जो इसके गुण है वो भी अपोजिट है, क्रॉस है। तो नटशेल में हम देखेंगे ये जो औषधि है आयुर्वेद की, जो औषधि है ये अपने आप में संपूर्ण है, इसीलिए इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। इनकी जड़ी बूटी एक दूसरे को काउंटर करती रहती है। फिर इसी के आधार पर एक 12 वीक जब खूब अच्छी तरह से हमने देखा कि ऐसा हो रहा है, 12 हफ्ते का क्लिनिकल ट्रायल एक ऐसे इंस्टीट्यूट में कराया गया जहां का डॉक्टर काम को करने के लिए तैयार थे,
और उन्होंने इस काम को किया। इसका कालीकट के पेरेंटमिन्ना प्लेस में स्थित एक मौलाना हॉस्पिटल में 180 मरीजों पर इसका इलाज हुआ और एक इनका डायग्नोस क्राइटेरिया बनाया गया कि इसी डायग्नोस के लोगों को दिया जाएगा। इसमें एक ग्रुप को आयुर्वेदिक दवा दी गई, एक को एलोपैथिक दवा दी गई और एक को दोनों दवाइयां दी गई और यू कैन सी की ड्रॉप आउट सब में एक। अब जब रिजल्ट आया तो एक आया बुक 27%। 27% किसके सापेक्ष? एलोपैथी के सामने जिसका 6.5 है, तो मैं बोलता हूँ कि 4 गुना आयुर्वेद एलोपैथी से ज्यादा फायदा है। परंतु जब हमने आयुर्वेद की, केवल आयुर्वेद की जिसमें दोनों कंपाउंड दिए गए, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों दिए गए, उसमें इसके रिजल्ट सबसे खराब है जो ग्रुप सी है। और तो जो दवा दी मरीज ठीक होते चले गए। और अब एक है कि जो इसके साइड इफेक्ट, ये भी देखा गया कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट एलोपैथी के सापेक्ष 4 गुना कम थे। क्या चीज बनी? 4 times more effective and 4 times less effective। इसके बाद कुछ और स्टडीज हुई और सेम सिंगल डोज स्टडी हुई, सिंगल डोज मल्टी सेंटर हुई, मल्टी डोज हुई। एक देश की अग्रणी कंपनी ने इस औषधि को लेने की इच्छा जताई और उन्होंने इन हाउस से जैसे भी करी। इस बीच में एक स्टडी हुई थी एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टीज और ये देखा गया कि ये औषधि जब इसमें मरीजों को दी गई तो उनके अंदर जो ठंड सर्दी खांसी जुकाम होते थे वो तेजी से कम होते हैं। और एक स्टडी और की गई जिसका नाम है नेचुरल किलर सेल। नेचुरल किलर सेल में खराब सेल्स को मारने की ताकत पैदा करना, ये एक इम्यूनोथेरेपी के अंतर्गत ही आता है। उनके पास एक ऐसी आयुर्वेद की दवा है जो कि जड़ी बूटियों और पंडुर भस्म का सम्मिश्रण है, परंतु इसके अंदर रोगनाशक शक्ति है, एंटी हिस्टामिनिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है और साथ साथ इसके अंदर नेचुरल किलर सेल इम्यूनोमोडुलेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये बॉडी की को बढ़ाती है। इसके बाद जो काम हुआ कि अब हम बोल सकते हैं कि आयुर्वेद में एक दवा है जो कि फास्ट एक्टिंग है, क्योंकि इस दवा को देने के बाद 1 मिनट के अंदर ही मरीज को फायदा होने लगता है। तो फास्ट एक्टिंग है, एंटी एलर्जिक है, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है और इसमें कोई भी वो स्टेरॉइड नहीं है, कोई भी सेडेटिव नहीं है और इसके साइड इफेक्ट भी ऑलमोस्ट अभी तक किसी में देखने को नहीं मिले। अब हम एक और मॉडल की बात करेंगे जिस मॉडल के लिए आज मैं प्रसिद्ध हूँ और इसका नाम है पैनक्रेटाइटिस। तो पैनक्रेटाइटिस क्या है? ये एक ऐसी बीमारी है पैनक्रियाज की जिसमें सूजन आती है और वो चलती ही जाती है, वो पीछे नहीं जाती और ये मरीज को मार देती है। इसका भी एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, ग्लोबली ये बीमारी बढ़ रही है। इसके लिए 72 के दशक मेरे पिताजी के हाथों से एक दवा बनी थी जो कि कॉपर, मर्करी, सल्फर को सम्मिश्रण करके पुनः गंधक धारणा के विधान पर पे तैयार की गई और समेत गंधक में सामान्य गंधनाशक के सिद्धांत को पालन करते हुए चौगुनी गंधक धारणा जब की गई तो देखा गया कि इसके अंदर 6 गुनी गंधक जीर्ण हो जाती है जिसके अंदर रोगों को नष्ट करने की शक्ति आती है। कई लोगों ने मुझे बोला कि जब आप पारा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं तो क्या होगा? हमने एक स्टडी कराई जो कि जरूरी थी स्टैंडर्डाइजेशन में भी, IISc बैंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर में इसकी स्टडी हुई। देखा गया कि शुरू में जो नील और लाल है, कॉपर और मर्करी, वो धीरे धीरे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स बदल जाते हैं और इस तरीके का साइड इफेक्ट नहीं दिखता है। रस औषधियों के साथ सेफ्टी का एक इशू है, क्या सेफ है?
इसके लिए जो OECD की गाइडलाइंस है, इस औषधि के ऊपर एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक टॉक्सिसिटी जो कि 4 दिन से लेके 210 दिन तक की वो कराई जा चुकी है, और इन दवाइयों में अप टू 10 टाइम्स कोई साइड इफेक्ट नहीं। अब पेनक्रेटाइटिस में दर्द होता है, दर्द ठीक हो गया, क्या हमें खुश हो जाना चाहिए? नहीं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो हम देख रहे हैं उसके पीछे विज्ञान क्या है। जैसा कि मैंने शुरू में बोला कि आप हाइपोथेसिस पैदा कर लेंगे, और हाइपोथेसिस को हमें एक्सपेरिमेंट से सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम देख रहे हैं कि पेनक्रेटाइटिस के मरीजों का दर्द खत्म हो रहा है, उनका इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन खत्म हो रहा है, परंतु कैसे काम कर रही है? तो इसके लिए चूहों में पेनक्रेटाइटिस पैदा की गई, और इसके बाद जो देखा गया डिफरेंट डोजेज में कि किसी को 2 ग्राम, किसी को 2 ग्राम पे 4-5 ग्रुप बना के इलाज हुआ, तब देखा गया कि पर्टिकुलर डोज पर इसके अंदर स्ट्रॉन्ग पेनक्रेटाइटिस प्रॉपर्टीज है। ग्रुप 3 में यू कैन सी दैट। इस एक्सपेरिमेंट को फिर से रिपीट किया गया, तब देखा गया कि 3 वाले पर, 3 mg पर और 4 mg पर रिजल्ट पेनक्रेटाइटिस प्रोटेक्टिव है। मतलब आपकी बॉडी को पेनक्रेटाइटिस से बचाने की जो दवा है वो हमारे तांबे के धातु के अंदर है, और शायद यही कारण है कि तांबा हमारी परंपरा का हिस्सा है। परंतु मैं फिर यहाँ बोलना चाहूंगा कि आप तांबा लें, चांदी लें, सोना लें, कोई भी चीज लेने के लिए अपने चिकित्सक की राय जरूर लें। और ये है रिजल्ट एट ए ग्लांस। 1111 मरीजों में कितने मरीज ठीक हुए? तो यू कैन सी कि नियरली 50% पेशेंट आज बिल्कुल ठीक होकर बैठे हैं, और करीब करीब 20% लोग ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है, और बाकी 20% लोग ऐसे जिन्होंने किसी वजह से इलाज छोड़ दिया, कुछ हो गया। तो ये किसी भी चिकित्सा के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम मोर देन 30% रिजल्ट कंसिस्टेंसी, चाहे 75 हो, चाहे 78 हो, 75 हो, वहां पर हम लगातार दिखाते आ रहे हैं। इसके साथ एक स्लाइड और है, जिससे हमें ये पता चलता है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अटैक जो कि 1 साल के इलाज से पहले 1 साल के अंदर मरीजों को हुआ 575, 1632 था, जबकि आयुर्वेदिक दवाई के बाद 111 रह गया, लेस देन 10%। और इसी तरह जो हॉस्पिटलाइजेशन था जो कि 839 था, वो 200 रह गया, 25%। तो वो हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं, वो 5% रह गया, 5%, 20-30 लोगों में रह गया। सस्टेनेबल इफेक्ट, तो दैट हैज बीन सीन कि जितने भी पेशेंट्स हैं 575 मरीज, उसमें से कुछ को छोड़कर करीब करीब सभी मरीजों में इसका सस्टेनेबल इफेक्ट दिखा गया। और 8 केस ऐसे जिनको रिलैप्स हुआ, और 6 केस ऐसे जिनकी मृत्यु हुई। तो 575 में से 14, मतलब 2%। तो हम लोग कह सकते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इस हालत में भी आज वो दुनिया में 98% रिजल्ट लाने वाली साइंस है। और अगर इस पर रिसर्च हो जाए तो आप देखिए इस पर और कहां से कहां रिजल्ट हम लेके आएंगे। ये इसके सस्टेन इफेक्ट है कि आप देख सकते हैं कि पहले जो मरीज है वो 20 साल पूरे कर चुके हैं, कुछ 15 से 20 साल वाले हैं, कुछ 10 से 15 साल वाले हैं। तो हमारे क्लिनिक में एक डेटा है कि हम मरीज को लेने के बाद उसके साथ लगातार उसका फॉलोअप करते रहते हैं, और इनको भी समय समय पर इंटरनेशनल फोरम पर किया जा चुका है, क्योंकि हिंदुस्तान के डॉक्टर्स हमको वैद्य मानते हैं, तो हमको दूर रखते हैं जो, और आयुर्वेद के जो वैद्य लोग हैं वो हमको एलोपैथी की लॉबी का आदमी मानते हैं, तो उत्तर नहीं देते। हमने कहा तुम दोनों जाओ अपने अपने घर, जहाँ साइंस है वहां पर बात करेंगे। और इसी सिलसिले में मैं पॉइंट नंबर जो 3 है इसका, उसका उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारा काम हमको ले गया एलोपैथी उस जगह पर जहाँ पर उन्होंने आयुर्वेद का नाम भी नहीं सुना है। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, नेशनल पैनक्रियाज फाउंडेशन और के तत्वाधान में आयुर्वेदिक मेडिकल रिसर्च यूके, यूएसए ने एक एग्जीबिशन की,
उसमें उन्होंने हमको बुलाया, 50 ज्वाइंट मीट थी अमेरिकन पेडियाट्रिक एसोसिएशन और जापान पेडियाट्रिक सोसाइटी की, उसमें हमें बुलाया गया और हम को वहां पर प्रस्तुत किया। और there are numerous presentation at national and international level पे, और जो भी हम काम कर रहे हैं इनको हम लगातार पब्लिश करते हुए जा रहे हैं आगे से आगे, क्योंकि आयुर्वेदा में एविडेंस की दरकार है, आयुर्वेदा में साइंस की थ्योरी को डेवलप करने की दरकार है, क्योंकि केवल हम ये बोले कि चंद पापा बटी मेरी बनी हुई है, बहुत अच्छी है, खा लीजिए, उससे काम नहीं चलेगा। अगर चंद पापा बटी है आज की तारीख में तो आपको फोर्स करना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव को इतना बोल रहे हो, आप हमें कम से कम इसका डेटा तो दो, इसका ये भी दो। तो हमने जितनी भी काम अभी तक किए हैं इनके डेटा बनाए, इनको पब्लिश किया है, ऐसे चलता है। और मैं फिर बाद में आता हूँ, देखिए आप भी BMS हो। मैंने ये सब क्यों किया, क्योंकि मैं BMS था, मैं साइंस भी पढ़ सकता था और संस्कृत भी पढ़ सकता था, तो मैं एक एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है एक BMS के पास कि वो अपने लिए जॉब पैदा करता है, सेटिस्फेक्शन पैदा करता है, प्रेस्टीज पैदा करता है, वेल्थ पैदा करता है। तो ऐसे कुछ सारे लोग हैं हमारे पास जो कि यहाँ से होके गए हैं और वो लोग अपनी सही कर रहे हैं कि जिस काम की उनको दिल हुआ था उसको पूरा करने में बहुत आनंद आता है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर बोलता हूँ कि BMS एक ऐसा रिसोर्स पर्सन है जो खुद कमाता है और दूसरों को कमा के खिलाता है, वो खुद लोगों को जिलाता है और उनके जिलाने से खुद खुश होके अपनी जिंदगी को बिताता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना ब्रीफ संबोधन समाप्त करता हूँ और पुनः रजत गोयल की तरफ बात बोलता हूँ कि वो संभाले, और इसमें कोई भी सवाल अगर हो तो मुझे के बोले, उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। डॉक्टर स्वाति, हेलो स्वाति Good मैम। evening, sir. Yes, good evening. Very good evening, sir. Really thanks for very motivating session. आप एक बहुत प्रसिद्ध वैद्य हैं। मेरा आपसे यही क्वेश्चन रहेगा सर, क्योंकि हम लोग अभी बडिंग वैद्य हैं, तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि हम लोगों को डिप्रेशन जैसा हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है और आयुर्वेद का प्रचार और प्रसार करना एकदम से कैसे स्टार्ट करें, वो कैसे हमें इनिशिएट करना चाहिए। थोड़ा इसमें सर आप हमारे को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, अपने अनुभव के अकॉर्डिंग थोड़ा गाइड कर सकते हैं क्या? स्वाति जी, आपने दो शब्द बोले, एक तो बोला कंपटीशन, तो कंपटीशन किसके साथ है? सर कंपटीशन इन द सेंस कि जब नया नया खोलते हैं तो हर तरह से मार्केट में एज अ डॉक्टर अपने आप को एस्टेब्लिश करना, दूसरों के मतलब आयुर्वेदिक हो चाहे एलोपैथिक हो, तो उनके साथ अपने आप को लेकर आना, थोड़ा सा एक बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि हम लोग कैसे करेंगे, तो उसको नहीं कैसे नहीं दूर नहीं कर। नहीं नहीं, वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप पहली बात है कि आप अपने को डॉक्टर के तौर पे नहीं, वैद्य के तौर पे एस्टेब्लिश करो। जब आप डॉक्टर कहती हो तो आप कंपटीशन में किसके आती हो? क्योंकि डॉक्टरी कर रहे हैं, अगर आप आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं तो आप अपनी टैगलाइन बनाए वैद्य की। वैद्य का मतलब है आइडेंटिटी। तो आज तो वैद्य का बहुत फैशन हो गया। जब मैं 84 में पास किया था तब तो कोई वैद्य लिखता ही नहीं था, और मेरे कॉलेज में 40% सीट खाली रहती थी, और लोगों को कॉम्प्लेक्स इतना था, आयुर्वेद की बात ही नहीं करता। पर मैं बाहर निकला और जैसे कि मैंने कहा ना, मस्त हाथी की तरह झूलता हुआ
मैं अपना खरल घोटता गया और इलाज करता गया। और एक दिन में तो बनेगा नहीं, तो आपके पास दो तरीके हैं। आप अभी जाके क्लिनिक खोल के बैठ जाओगे तो हो सकता है खाली बैठे। आपको किसी अनुभवी चिकित्सक की देखरेख में, पहले तो बात आपको करना क्या है, जीपी करने के लिए आयुर्वेद की दवाइयां बहुत महंगी। अगर जनरल प्रैक्टिस करनी है किसी को, तो मैं समझता हूँ कि एलोपैथी की सिस्टमेटिक दवाई इतना फायदा करती है जी। तो उनके मुकाबले कोई आएगा ही नहीं कंपटीशन करना बेकार है। तो आयुर्वेद की कोर स्ट्रेंथ है क्रॉनिक डिजीजेस। अब क्रॉनिक डिजीज आप इलाज कर सकते हो, पहले आपको वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। तो उसमें वैद्य के लक्षण लिखे हैं कि उसने शास्त्र को पढ़ा, अपनी डिग्री तो ले ली, पर जो चिकित्सा कौशल है तो 2-3 साल आपको बिल्कुल जैसे इंटर्नशिप होती है, एक इंटर्नशिप तो कॉलेज के लिए होती है और एक इंटर्नशिप होती है जो आपकी अपनी होती है कि किसी भी जिससे जहां मिल सकता है, वैद्य बालेंदु से अगर ये मिल सकता है, दूसरे वैद्य से ये मिल सकता है, उनसे आप जाके उस ज्ञान को लीजिए और फिर जैसे ही आप मरीजों को ठीक करना शुरू करेंगे आपको तो लाइन लग जाएगी। तो मुझे ये दो शब्द जिंदगी में कभी मेरे पास नहीं आए, जबकि मेरे पिताजी की मृत्यु तब हो गई जब मैं 25 साल का था। मेरी डिग्री का रिजल्ट आया और मेरी इंटर्नशिप भी कागजों पे हुई, क्योंकि हालात ऐसे थे मैं कॉलेज जाने लायक नहीं था, तो वो हुई। परंतु डिप्रेशन और कंपटीशन, ये दो शब्दों की स्पेलिंग में नहीं आती। हाँ ठीक है, पर हर साल इनकी, मेरे को याद है कि मेरे पहले साल की प्रैक्टिस कुछ 6,000 रुपए थी 85 में, पर दूसरे साल में 90,000 की हुई, तीसरे साल में 2,70,000 की हुई और अब मैं 1,55,00,000 पिछले साल मैंने इनकम टैक्स और ईमानदारी से प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैंने एक मॉडल दिखाया है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग, दे डू डिफरेंट थिंग। आप लोग मेरे से सुनते तो हैं, पर मेरे को हैरानी होती है, ना तो कुछ सीखने आता है। मुझे राष्ट्रीय गुरु बनाया गया, अभी तक 9-10 बीएमएस आए, लड़के लड़की दोनों आए, 8 घंटे काम करेंगे, हमें कितने बजे आना है। मैंने कहा गुरु शिष्य परंपरा में गुरु के जगने से पहले तुम्हें उठना है, सोने के बाद सोना है, तो गुरु शिष्य है और गुरु ने उसके बाद भी काम देते तो करना है। तो एक एलोपैथी का डॉक्टर जो रेजिडेंटशिप करता है वो 24 घंटे 1 साल तक काम करता है और उसको ज्ञान होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं स्वाति जी, आपने कब बीएमएस पास किया? सर मतलब मेरे को काफी एक्सपीरियंस हो चुका है, बट मैंने अपना पंचकर्मा सेटअप अभी ऑफ लेटली स्टार्टअप किया है। तो उससे पहले आई वाज जस्ट वर्किंग अंडर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो आई वाज पास आउट इन 2000 सर। तो 2000 बैच का है मेरा, लेकिन अभी क्योंकि मैंने लेटली, मुझे लगता है कि या शायद मैंने बहुत देर कर दी अपना पंचकर्मा सेंटर ओपन करने में या क्या रहा, तो समटाइम्स आई फील लिटिल बिट डिप्रेसिव के थोड़ा मैं आपको शायद समझा नहीं पाऊँ। तो थोड़ा-सा अभी मुझे लगता है कि आप एक अनुभवी हैं और आपने बहुत देखो स्वाति, फेलियर्स और सक्सेस दोनों देखा है। देखो स्वाति जी, मेरे पास कोई मरीज आज पैसा लेके पंचकर्मा एक महंगी चिकित्सा है, पंचकर्मा में पैसा लगता है। अब मुझे, अभी तक मैं कई लोगों से पूछ चुका हूँ कि पंचकर्मा से कौन सी बीमारी बिल्कुल ठीक होती है, तो मुझे इसका जवाब आसानी से नहीं मिलता है। एक ऐसी बीमारी जो कि लाइफस्टाइल की बीमारी है, जैसे डायबिटीज किसी की ठीक होती नहीं है, मोटापा होता है फिर बढ़ जाता है, पर ये ऐसी नहीं है बीमारियां जो कि मरीज की जान को ले रही है। अभी मुझे पता है, मान लो किसी को क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है 20 साल की, तो डू वी हैव एनी डेटा कि आपने पंचकर्मा से 20 साल पुरानी खांसी किसी की ठीक की है? सही बात कह रहे हैं सर। बोलिए। हाँ जी, बिल्कुल सर, आप सही बात कह रहे हैं। अगर आपके पास 20 साल पुरानी खांसी ठीक करने का मॉडल नहीं है, तो आपके पास जब मरीज आएगा तो क्या भरोसा लेके आएगा? अब मेरे पास 20 साल पुरानी खांसी का मरीज आता है, मैं उसे लक्ष्मीलाल संजीवनी सीतोपलादी बना के, जो मेरा प्रोटोकॉल है, बना के देता हूँ, तो वही मुझे खांसी के लिए 50,000 रुपए देके चला जाता है, कहता साहब मैं तो आत्महत्या के लिए जा रहा था, आपने मुझे ठीक किया, लीजिए 50,000 रुपए इनाम ले लीजिए। जी।
आपको उन बीमारियों के ऊपर काम करना है जिनका एलोपैथी में या तो इलाज नहीं है, इलाज है तो वो सिम्टोमेटिक है, और अगर सिम्टोमेटिक है भी तो साइड इफेक्ट है। आज ही मेरे एक पेशेंट एडमिट हुए हैं माइग्रेन, ठीक है, और मैं पैसे कम नहीं लेता हूँ। 8 दिन के लिए एडमिट हुए हैं और वो मुझे करीब 90,000 रुपए देंगे। कमरा भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। मैं उनका एक गॉल ब्लैडर वॉश करूंगा, और गॉल ब्लैडर वॉश आयुर्वेद का तरीका नहीं है, चाइनीज थेरेपी है ये। और मैंने पाया कि माइग्रेन इज ए गॉल ब्लैडर डिजीज। मैं नारिकेल लवण, न्यूमैक्स, रसोन पट्टी और गोदत्ती मिश्रण का प्रोटोकॉल देता हूँ, ठीक। अब ये मुझे पैसा देने क्यों है? क्योंकि इसका इलाज नहीं है। तो इनको एलोपैथी डॉक्टर ने से फायदा था, फायदा होने के बावजूद उसने इनका इलाज बंद कर दिया, ये कह के कि साहब मैं इस दवा को आपको 4 महीने से ज्यादा दूंगा तब जिंदगी भर के लिए खराब हो जाएगा, साइड इफेक्ट था। अब वो डरा, और डरने के बाद उसने देखा तो उसे मेरा नाम समझ में आया, नाम समझ में आया, पैसा देने आया। बोले कि आयुर्वेद की दवाई तो बहुत सस्ती होती है, और उन्होंने शिरोधारा भी कई बार कराई। पर माइग्रेन में शिरोधारा करना या एलोपैथी दवा लेना दोनों हेतु चिकित्सा नहीं है। तो हमारी जो कोर स्ट्रेंथ है वो हेतु चिकित्सा है। अभी मैं गदरपुर, आप कौन से शहर में रहती हो? सर दिल्ली। आप दिल्ली में रहती हो। आप दिल्ली में बैठ के डर रही हो, और मैं इस समय दिल्ली से 300 किलोमीटर दूर एक देहात में 12 करोड़ रुपए का अस्पताल खोल के बैठा हूँ। उस उम्र में 58 साल में लोग अपना पीएफ सीएफ इकट्ठा करते हैं, मैं 12 करोड़ रुपए कर्जा लेके खोला, क्योंकि मेरे कुएं में पानी नहीं शहद है, शहद तो मक्खी आएगी। तो पूरी दुनिया के मरीज आने के लिए आपको अपने अंदर स्पेशलिटी करनी पड़ेगी। पंचकर्मा का सेटअप अच्छा है, परंतु पंचकर्मा के द्वारा यश कमाना और पैसा कमाना मेरे मॉडल के मेरी समझ में नहीं आता, और ना मैं उसको करता हूँ, ना मैं करा है, ना मैं अपने बच्चों को कराता हूँ। थैंक यू सर, रियली थैंक यू फॉर वेरी नाइस एडवाइस। थोड़ा सा आप मॉडल चेंज करो, आप थोड़ी सी चिकित्सा के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको भी शामिल करो, तब धीरे धीरे लोग कर लेते हैं। परंतु आप पहले किसी को बोलो कि 40,000 रुपए लगेगा, फायदा क्या होगा, तो आपको वो जो कॉन्फिडेंस है ना चिकित्सक का इलाज करने का, वो आप धार पैदा करो। दिल्ली में अगर मैं बैठा हूँ, मैं दिल्ली से मैंने 92 में छोड़ी थी, मैं कुल 8 दिन के लिए निजामुद्दीन में आता था, हफ्ते में 2 दिन। 92 में जब मैंने छोड़ी थी, और मेरी फीस थी कुल, मतलब दवाई के पैसे लेता था, और जो पहली बार आते थे उनसे 100 रुपए लेता था, दूसरी बार वालों से 50 रुपए लेता था। तो 9 दिन में करीब मेरी 8 से 9 लाख रुपए महीने की प्रैक्टिस होती थी, 8 दिन आने की। और आज में अगर दिल्ली में मेरी बेटी बैठी थी तो वो हर हफ्ते 2 लाख रुपए पैदा करती थी, क्योंकि इलाज करना आता था। तो हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, और हमारे लिए डिप्रेशन का टाइम ही नहीं है, क्योंकि हम इतने बिजी रहते हैं, सोच ही नहीं पाते। ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर फादरली गाइडेंस, रियली थैंक यू सर। नीरू मैम। हाँ जी, हाँ जी जी सर। सर नमस्कार। सर मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन था कि जैसे अभी हमें एक्यूट पेनक्रेटाइटिस तो पता है कि आप एक्यूट क्रॉनिक वो सब ठीक करते हैं, तो एक वैसे क्यूरोसिटी रहती है मन में कि क्या इसके अलावा जो दूसरे कार्सिनोमास कैंसर्स हैं जैसे सार्कोमा है, तो ये क्या सर इसके पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं और आप उनका भी इलाज करते हैं? मैंने अपनी जिंदगी के 36 साल कैंसर पे गंवाए। जी सर। और 36 साल में सार्कोमा वगैरह बहुत छोटी चीजें जो एक्यूट लिखी हुई है, जो मैंने दिखाया, वो सबसे भयंकर है, क्योंकि उसके मरीज चुटकियों में मरते हैं। ओके। क्योंकि बोन मैरो ट्रांसप्लांट के बाद रिलैप्स हो गए, वो भी ठीक हो गए। परंतु 700 तरह के कैंसर है, यू कैन नॉट हैव ए वन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। आपको कैंसर को ठीक करना, फिर कैंसर को लंबे समय तक जिंदा करना। तो मैंने सोचा कि अगर मैं 20 जन्म भी पैदा होऊंगा तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने स्ट्रेटेजिकली पैनक्रेटाइटिस पकड़ी है, क्योंकि पैनक्रेटाइटिस से पैनक्रियास कैंसर होता है, जी। दुनिया में लाइलाज है। तो बहुत स्ट्रेटेजिकली मैंने किया, और मैं इस समय कैंसर बिजनेस से बिल्कुल आउट हो चुका हूँ। और मैं आपको भी सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि जिंदगी खराब होगी, मिलेगा कुछ नहीं। और केवल दवा देना कि मरते समय तक का इलाज करने वाला वैद हमको बनना चाहिए। ये ट्रीटमेंट टिल डेथ, ये वो साहब 2 महीने की जगह 4 महीने जी गया। आप कुछ ऐसा करिए जिससे हम कोई मुकाम पैदा कर सकें। जी।
ठीक है सर। सर एक छोटी सी क्वेरी और है माइंड में, लाइक फीमेल्स में we have seen, and as a female I myself know that there is a problem which is endometriosis, and there's no cure so far as far as allopathy is concerned, right? They just tell you that go for hysterectomy and BSO or DH, so that is the only cure, and post that also they'll not assure you that there won't be any recurrence or something. So sir, I would like to know, sir, do you although I know like आपका स्पेशलिटी वो नहीं है, but still do you treat such cases, or have you seen that there are any results or something like that? I know endometriosis very well. जी sir. There's a one natural way pregnancy Right. can help in some cases. The other thing is totally different, and I have never came across with any patient in my life who could be cured either by me, by my father, or by any Ayurvedic physician, because there is no data. ऐसा नहीं कि आयुर्वेद है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जी सर। तो मैं एंडोमेट्रियोसिस के जो मरीज हैं उनको यही सलाह देता हूँ कि किसी भी तरीके से प्रेग्नेंट हो जाओ, अगर प्रेग्नेंट नहीं हुए हो और अगर आपकी एज बढ़ चुकी है तो इसको निकलवाओ, ज्यादा सिरदर्दी में नहीं पड़ो, बिकॉज आई ऑलवेज डू एविडेंटली इफेक्टिव प्रॉपर्टीज। हम किसी भी मरीज को जब बरगलाते हैं या हम कहते हैं कि हम ट्राई करेंगे, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस की जो पैथोलॉजी है, जो उसकी जब तक उसके अंदर ब्लड आता है फिर निकल जाता है, वो कभी हीलिंग हो ही नहीं पाती है। तो नेचुरल हीलिंग करने के लिए जरूरी है कि वहां पर मेंसेस साइकिल को रोका जाए। जी। वहां पे मेल हार्मोन देके पीरियड्स रोकते थोड़े समय बाद फिर हो जाती है। तो उसका हेतु क्या है, उसका इलाज क्या है, मैं आज तक इसको नहीं कर पाया हूँ, ना मैं इसको देख पाया। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच सर। सर अगर आपके पास आना हो, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन प्लानिंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, बट यस अभी लास्ट टाइम भी मेरी काजल से बात हुई थी, तो बस फिर वही है कि मुझे यहाँ से साथ नहीं मिला था कि मैं मतलब कैसे वहां जाऊंगी। दैट वाज द थिंग दैट आई वाज लिटिल एप्रीहेंसिव अबाउट, क्योंकि अभी आप शायद पड़ाव उधर बिलासपुर में है कहीं, तो सर मैं अंबाला में रहती हूँ। देखो क्या नाम है आपका? नीरू। नीरू जी, आपके अंबाला में एक वैद्य है, वैद्य श्यामलाल वशिष्ठ। ओके सर। ये मेरे क्लास फेलो होते थे वहाँ। अच्छा जी। और मैं अकेला ही था अपनी क्लास में जो वैद्य बनना चाहता था। सारे डॉक्टर साहब एप्रिन पहन रहे, स्टेथोस्कोप पहन के लोग घूमते, और इन्होंने जाके अंबाला में अपनी एलोपैथिक प्रैक्टिस खोली। अच्छा जी। तो मेरी एक रही है कि जो भी मेरे क्लास फेलो रहे, चाहे मेरा हैसियत कैसी भी हो गई, मैं हमेशा सबके टच में रहा, और मैं सोचता हूँ कि वो मेरे कुली जी। उनके अंदर कॉम्प्लेक्स है नहीं है, पर मेरे अंदर कोई कॉम्प्लेक्स इस तरह का पैदा होता है जी। तो मैं एक दो बार गया तो देखा उनका छोटा सा 6x6 का क्लिनिक है, पर्चियां लगी हुई है, मरीज जाते हैं, और वो जानते थे कि मैं अपनी बुलंदियां छू रहा हूँ। और होते होते ऐसे करीब 18-20 साल निकल गए। तो एक दिन वो कहता, बालेंदु यार तेरे को मैं बताता हूँ कि मैंने प्रैक्टिस शुरू की, पर 20-25 हजार से ऊपर जाता ही नहीं हूँ। एक दिन क्लिनिक बंद करता हूँ, 10 मरीज भाग जाते हैं। तो रोज की मजदूर करनी पड़ती है, क्योंकि इधर बैठे उधर बैठे। तो यार कुछ मुझे बता, पर मैं तेरी प्रैक्टिस देख रहा हूँ, तेरी प्रैक्टिस तो आराम ही नहीं चलती है। अच्छा, तो मुझे आयुर्वेद सीखना है। कैसे सीखोगे? बोले तू बता। तो उन दिनों मैं मंगल के दिन देहरादून में बैठता था जी। उसने ठान लिया, आदमी ठान तो ले, उसका इरादा क्या है। तो उसने इरादा ठान लिया, और वो सोमवार की शाम को वहां से चलता था, अंबाला से पहली बार आया। रात को 3 बजे चला, वो सहारनपुर पहुंचे, सहारनपुर से बस पकड़ी और मेरे पास सुबह पहुंचे। मेरे साथ रहे, खाना वाना खाया, और रात को फिर उन्होंने अपना इंतजाम किया, पहुंच गया वापिस। थोड़ी सी एक पहले दिन आके दिन भर मेरे क्लिनिक पे बैठे, क्योंकि मैं एक ही दिन मरीज देखता था। फिर दूसरी बार जब आए तो एक मरीज को लेके आए सर, उसकी गाड़ी में आए, इस बार उसकी दवा लेकर साथ में थोड़ी सी दवा लेकर। आज वो अंबाला में बैठे हुए हैं। ऐसा उन्होंने 1 साल किया, उनकी इंटर्नशिप हुई, और आज वो अंबाला के प्रतिष्ठित वैद्य हैं। गाड़ी खरीदी हुई है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रतिष्ठित हो गए, मजे भी मजा गया। अगर आपने ठाना है कोई चीज, तो तेरा कोई साथ ना दे तो खुद से प्रीति जोड़ दे। मैंने पिक्चरें बहुत देखी कॉलेज में पढ़ते, तो पिक्चरें मुझे बहुत याद।
तो चल अकेला चल अकेला चल अकेला, मेरी जिंदगी की अगर आप मिसाल देखोगे तो मेरा कोई साथी नहीं, जी खासकर उस समय में मेरा कोई साथी नहीं था। अगर आपने ठान लिया है तो ठान लीजिए, आपका जेंडर आपकी काम में बाधा नहीं होना चाहिए। आप अगर निकलेंगी तो आपको रास्ते मिलेंगे। मेरे भी बेटियां हैं और वो जो ठान लेती हैं वो काम करती है। तो आपका कोई साथ नहीं देता तो अम्बाला से रोहतपुर की ट्रेन आती है, दिल्ली से आती है, और नहीं तो आपके घर वाले कोई भी छोड़ जाएंगे। अगर आप इतना जिद करके, तब रामायण बन सकती है, जिद करके तब महाभारत बन सकती है, तो आप एक स्त्री की जिद से आप रुद्रपुर क्यों नहीं आ सकती? और जी आप सर। जिद करो, एक अच्छे काम के लिए जिद करो और काम करो, मेहनत बनो, मुझे बड़ी खुशी होगी। जी सर। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर वैशाली। जैसा कि नीरू मैम ने कहा, मैं भी आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ यूट्यूब पे, और मैं भी बहुत ज्यादा आपसे सीखना चाहती हूँ। और आपने जैसे बोला कि अभी तक तो हम डॉक्टर ही हैं, अब वैद्य बनना चाहते हैं, तो फिर आपने आप परिचय तो डॉक्टर के नाम से क्यों नहीं? सर अभी तक तो डॉक्टर ही हैं, अब अभी वैद्य तो बनना चाहते हैं। नहीं, मेरे को सुनना, आप पहले दिन से वैद्य हो, जबरदस्ती के डॉक्टर मत बनो, गर्व से सर, कहो कि हम वैद्य हैं। सर वही सीखने के लिए आपके पास आना चाहते हैं, क्या प्रोसेस है उसके लिए? प्रोसेस वो क्या है कि पहले अपने दिमाग को वैद्य बनाओ। ठीक है सर। कि मेरे एक लड़की काम करती है वैद्य की माँ, हाँ वो जी। अस्तर बोर्ड की पड़ी हुई है, जी आके सर। बोलती है कि वैद्य जी मैं अपना एप्रन नहीं उतारूंगी। हम्म, मैंने सुना, एक दो दिन पहना, मैंने तीसरे दिन उसको बुलाया, मैंने कहा अच्छा वैद्य राज जी एक चीज बताओ, 5 बात 5 कफ के नाम बताओ, आप बताओगी? सर मैं आपको सुन नहीं पा रही हूँ। जरा मुझे बताओ, 5 बात 5 पित्त 5 कफ के नाम बताओ फटाफट। सर वात प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु और अपान वायु। वेरी गुड। और पित्त सर भ्राजक पित्त, बोधक पित्त, बोधक तो कफ होती है, भ्राजक पित्त, दर्शन पित्त, और रंजक पित्त, और कौन सी रह गई, साधक पित्त, और एक रह गई, कौन सी रह गई? तो अब जो सवाल मेरा है ना, ये हाँ जी जितनी सर। भी लड़कियां हैं जो कि बहुत पढ़ती थी, क्लास में रोज जाती थी, 5 हाँ जी वायु सर। बताती हैं, 3 पित्त में अटक जाती हैं, और अगर हम ऑब्जेक्टिव टाइप खेलें तो बोधक पित्त कहते हैं आप गेम से आउट हो जाते हैं, ठीक है हाँ ना? जी सर। जी तो सर। हम लोगों का जो नॉलेज बेस है वो कितना कम है, तो मैंने सोचा तुम और सफेद कोट पहन के, अच्छा एक बार बताओ, आपने ईएमएस कब किया? सर मैं 2010 पास आउट हूँ। अच्छा बेटा, अभी तुम अम्बाला में हो? नहीं सर, मैं कुरुक्षेत्र में हूँ। तो तुम पास में ही हो, लाडवा के पास, कुरुक्षेत्र। हाँ जी सर। अभी क्या करती हो? सर मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अच्छा बेटा, ये बताओ कि व्हाट इज द कट ऑफ पॉइंट ऑफ हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंटेज जिसके नीचे एक लड़की 18 से 45 साल की नॉन प्रेग्नेंट एनीमिक है और उससे ऊपर नॉर्मल है? व्हाट इज द कट ऑफ रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन? सर कट ऑफ रेंज जो हम यहाँ कंसीडर करते नहीं हैं नहीं, आप नहीं, वो 10। मैं रेफरेंस रेंज पूछूंगा। सर आप क्या करती हो? आप सर क्या करती हो? दैट इज नॉट एनफ। आई से व्हाट इज द कट ऑफ रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंटेज जिसके नीचे एक पेशेंट एनीमिक है, एक लेडी एनीमिक है और उसके ऊपर नॉर्मल है? सर 10.9 कंसीडर करते हैं। आप सफेद कोट पहनने के हकदार नहीं, क्योंकि सफेद कोट पहनने का मतलब है कि मरीज आपको सोचता है कि नॉलेजेबल हो, पर आपकी जानकारी आप 2010 की पढ़ी हुई हो, पर आपने जो जवाब दिया टोटली रॉन्ग है, क्योंकि ना तो ये WHO का है ना ICMR का है। तो आयुर्वेद के जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो नए ज्ञाता हैं, उनको ना तो दोष पता है, ना उन्हें काल पता है, ना उनको बेसिक पता है, क्योंकि आपका जानकारी के लिए 12 और 12 से नीचे एनीमिक है, 12.1 नॉर्मल है। सर ये भी हर रोज जो नो 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 रोज ICMR WHO की गाइडलाइन सेट है, कुछ यूनिवर्सल चीजें हैं, ये घर की खेती नहीं कि हमने कुछ भी वो खोल दिया। आज हमारी अभी एक सर्जन है, आयुर्वेदिक सर्जन, एसोसिएट प्रोफेसर, उनकी माँ इलाज के लिए थी, वो बोलते हैं कि मेरा पेट में जो स्टमक में pH 8 होती है,
एसिडिक होती है और 8 होती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अगर दुनिया हमको गाली देती है, वैक बोलती है, इसीलिए बोलती है क्योंकि हम लोग हर जगह अपना मुंह खोल देते हैं। चुप रहो। अगर आपको नहीं पता तो आपको बोल देते सॉरी वैद जी, मुझे आई एम नॉट श्योर। आपने गलत जवाब देके क्या किया, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म। तो मेरे पास जो लोग आते हैं, मैं उनको यही बताता हूँ कि कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। जो भी बोलो कमांडिंग बोलो, नहीं तो मत बोलो। इसीलिए हमारा पीएमएस का जो स्टेटस है समाज में, सफेद कोट पहनने से नहीं आएगा, हमारा इलाज करने से आएगा। तो आपका ज्ञान, आपकी जो नॉलेज है वो ऐसी हो कि मरीज को लगे मजा आए। जेठ ऋतु है, अभी चल रही है, ठीक कुरुक्षेत्र में रहती हो, आम कब से खाना चाहिए? आम कब से खाना चाहिए जी सर? नहीं पता सर। नहीं, वेरी गुड। आपने नहीं पता, आम आषाढ़ से खाएंगे क्योंकि अभी आपके आसपास आम हरा लगा हुआ है। तो अभी रीजनल और सीजनल नहीं है। और अभी जो आम हम बाजार में खा रहे हैं उसमें कैल्शियम कार्बाइड डला हुआ है। कैल्शियम कार्बाइड का मतलब है बॉडी के अंदर सूजन पैदा करेगा। सूजन पैदा करेगा मतलब आंखों में शोक पैदा करेगा, उससे रस शेषा जीर्ण होगा। तो आयुर्वेद का जो सन्निकृष्ट हेतु और विपृष्ट हेतु का जो सिद्धांत है वो आपके दिमाग में 24 घंटे चलना चाहिए। आपके यमुनानगर से, आपके कुरुक्षेत्र से, आपके अम्बाला से, आपके जगाधरी से, जलंधर से, वो सारे मरीज वैद्य बालेंद्र प्रकाश के पास भाजपा के क्यों आते हैं? जबकि मेरा कोई विज्ञापन नहीं आता, मेरा कोई टीवी चैनल भी नहीं है। आपको मरीज को, आपने मेरी वीडियो भी देखी होंगी कि मैं खान पान का बोलता हूँ ना कि गेहूं कब खाना है कब नहीं खाना है। जी सर। इस समय खेत में तो नहीं खाना है। तो आप अपना नॉलेज बेस बढ़ाओ। हमारे कॉलेजों में आयुर्वेदिक की शिक्षाएं नहीं होती है। यही कारण था कि मैं कॉलेज में टाइम कम लगाया और उस दौरान मैंने हाथों से काम किया, उसका मैं फसल काट रहा हूँ। अब थोड़े दिन आइए मेरे पास रहिए, आपकी पड़ोस में है वो अम्बाला वाली लड़की, दोनों उठ के आ जाओ। 1 हफ्ते का रिओरिएंटेशन कोर्स करो मेरे साथ, और आयुर्वेद का इस समय जो बूम है उस बूम का फायदा उठाओ। और वो फायदा तब उठेगा जब आपके अंदर ये हो कि हम मरीजों को देंगे क्या। अब जब मरीजों को देने लायक हो जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। सही बात है सर। श्योर सर, ये काफी आई ओपनिंग था। एंड आई एम वंडरिंग कि अगर मतलब जूम पर ही ऐसा है तो जब आपके पास आएंगे फिर तो बहुत ज्यादा ही अच्छी क्लास लगेगी हमारी। हाँ, पमन विरेचन सब हो जाएगा एक साथ। जी सर। स्वेदन भी हो जाता है, स्वेदन हो जाता है, पसीना आ जाता है मेरे सामने, क्योंकि मेरे से सर अभी सवाल स्वेदन स्टार्ट हो गया। मेरा 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 कहना ये होता है कि जो भी नया शब्द आए उसे पढ़ो, उसकी व्युत्पत्ति को देखो। अगर आपके पास नॉलेज बेस नाम का गहना है, आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं, मरीज पीछे पीछे भागेंगे। मैं एक मजाक करता हूँ कि अगर आप लड़के हैं तो आपके पीछे 2 गर्लफ्रेंड पीछे भागेगी जिनका नाम है दौलत और शोहरत, और अगर आप लड़कियां हैं तो 2 बॉयफ्रेंड सारी जिंदगी आपका पीछा करना करेंगे जिनका नाम है धन और यश। पर आप अपने अंदर योग्यता तो पैदा करो, आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। यही कारण था कि मैं अपना एमडी छोड़ने वाला मैं इकलौता देश का हूँ जिसका एक सरकारी स्कूल में, सरकारी कॉलेज में, ऋषिकुल स्टेट आयुर्वेदिक कॉलेज में एमडी का दाखिला लिया हो। 8 महीने रहा, मैं छोड़ के क्यों आ गया? क्योंकि मुझे वहां पर ज्ञान नहीं मिल रहा था, डिग्री मिल रही थी। तो डिग्री तो पट्टू चाहिए। आप किसी भी लड़की से पूछ लो, वो नहीं बता पाएगी कि मेरा एनीमिया कितना है, फिर माइल्ड मॉडरेट कितना है। कोई भी वातपित्त कफ नहीं बता पाता, कोई ऋतु नहीं बता पाता है। तो एक छोटा सा सूत्र है और आयुर्वेद पूरा 6 महीने भी नहीं लगते पढ़ने। अब जो भाव प्रकाश है, आप लोगों ने भाव प्रकाश का आहार औषध, आपको डाइट का कंसेप्ट, आपको लाइफ स्टाइल का कंसेप्ट, खाना तो बहुत अच्छा खाया, पर कितना खाया। अच्छा ये बताओ सुबह नाश्ता क्या करना चाहिए? हेलो हेलो। नाश्ता क्या करना चाहिए सुबह, एक दिन बताओ जरा। नाश्ता, पहला सवाल, नाश्ता उठने के कितनी देर के अंदर कर लेना चाहिए और क्या करना चाहिए एक तंदुरुस्त स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रहने के लिए?
सर नहीं पता सर। नहीं पता, क्यों नहीं पता? कुछ तो खाते होगे, खिलाते होगे, क्या सर करते हो? हम जो भी जैसे नाश्ते में सर परांठी सब्जी रोटी सब्जी जो भी घर में बना होता है वही खाते हैं, पर ऐसा क्या अमाउंट जैसे अपनी भूख के अकॉर्डिंग और कितने टाइम में, जैसे सुबह के उठने के 3 घंटे तक खा लेते हैं। अब तो आयुर्वेद का जो आहार का पार्ट है, हम लोग बार बार आहार विहार की बात तो करते हैं, तो हमें मरीज को बोलते हैं तो पानी कब पीना चाहिए उठने के बाद? पानी तो सर उठते ही पीते हैं, ब्रश करने के बाद जैसा कितना? ना सर, गुनगुना पानी कितना? सर 1 गिलास। क्वांटिफाई करो। सर 8 प्रसरित 640 ml पीते हैं। तुम 640 ml कह रहे हो, बच्ची 250 ml कह रही हो, झगड़ा खत्म करो। कितना पीना चाहिए? नहीं सर 640 ml 8 प्रसरित। रेफरेंस बोलो काम का, क्यों 640 ml? सर भाव मिश्र जी का रेफरेंस है सर शायद इसमें। नहीं, शायद नहीं बोलो। अच्छा, तुम्हें खाली पेट पानी पीने का क्या फायदा है? सर अग्नि प्रदीपक होता है और सर एक तरीके से मॉइस्ट कर देता है हमारे पूरे गट को। क्या कर देता है? मॉइस्ट कर देता है सर, और अग्नि प्रदीपक गुण है उसका। ये रेफरेंस तो मैंने तो पढ़ा नहीं, कहाँ से पढ़ा है? अग्नि प्रदीपक गुण पड़ा है सर इसका। जीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी प्रथम भोजने चामृतम वारी भोजनांते विष्प्रतम। उल्टी होती है। हाँ जी, तो ये है अजीर्णे भेषजम वारी। पानी के ऊपर एक श्लोक है, अगर आप अष्टांग संग्रह पढ़ोगे या भाव प्रकाश पढ़ोगे कि अजीर्ण में पानी दवा का काम करता है, घूट घूट पिया जाए तो। और जीर्णे वारी पर जब खाना खत्म हो गया है सुबह के समय, तब वो बल प्रदान करने वाला है। परंतु इस आपका जो आमाशय है उसका 1/3 भाग, आमाशय का वॉल्यूम है 1500 ml, 500 ml से ऊपर पानी पियोगे तो लफड़ा हो जाएगा। आप 640 ml पिला रहे हो। भोजन चामृतम, भोजन के बीच में घूट घूट पिया हुआ पानी अमृत के समान है। पर कब? जब आधा भोजन सॉलिड हो, चौथाई पानी हो, चौथाई हवा हो। और भोजनांते विष्प्रथम, भोजन के बाद विष के समान है। आप जब वैध होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और खाना उठने के 2 घंटे के अंदर खा लेना चाहिए। अब आपने पराठा सब्जी खाया तो उसमें तो कार्बोहाइड्रेट हो गया और सब्जी में विटामिन बचा नहीं, प्रोटीन किधर गया? तो आप एक बीएमएस हो। बीएमएस का मतलब है कि आप एक फेनेटिक आयुर्वेदिक धोतीबाज वैद्य नहीं, आप आधुनिक बिटवीन आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस में बोलता हूँ। आपने चरक भी पढ़ा है और आपने मॉडर्न न्यूट्रिशन भी पढ़ा है। आपका कितना कैलोरी फूड हो, कितना प्रोटीन कंपोनेंट हो, कितना कार्बोहाइड्रेट हो, वैद का मतलब ये नहीं है आप पिछले जमाने के हो। आप लोगों की उम्र मेरे से आधे से भी कम। If I talk science, why don't you people talk? बैकवर्ड मुझे होना चाहिए कि आपको? पुराने ख्यालात का किसको होना चाहिए, मेरे को कि आपको? जवाब दो। सर किसी को भी नहीं होना चाहिए। नहीं, मेरे को होना चाहिए, क्योंकि मैं पुराने ख्यालात का हूँ। आपको अपने अंदर नई नई जानकारियां देनी पड़ेगी। आपका जो नाश्ते का कंपोनेंट है उसमें प्रोटीन है ही नहीं। तो मेरे पास जो पेनकेटाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, ये सारे कौन लोग हैं? सुबह रोटी सब्जी खाने वाले, देर से नाश्ता करने वाले, रात को जगने वाले। हमें जो न्यूट्रिशन पार्ट है, आहार पार्ट है, वो आयुर्वेद का भी नहीं है, एलोपैथी का भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं 300 बार विदेश गया, वहां विदेश में कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है क्योंकि बगैर न्यूट्रिशन के बैठता हो। तो आज अमेरिका में 1 लाख में से 2 लोगों को पेनकेटाइटिस होती है, क्योंकि वहां आयुर्वेद अभी इतना पॉपुलर नहीं है। और हिंदुस्तान जहां पर आयुर्वेद पॉपुलर है, 1 लाख में 200 को होती है। हमारे देश में 88% औरतें खून की कमी से पीड़ित है, क्योंकि यहाँ पर आयुर्वेद है। तो हम आयुर्वेद के ज्ञान को समाज तक क्यों नहीं लेके पहुंच रहे हैं? क्यों हम स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण के आधार पर लोगों को तंदुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं? तो आप लोगों के पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हर बीएमएस आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर बनो, अपने नॉलेज बेस को बढ़ाओ और चलते आयुर्वेद करो तो मजा आए। मेरी बातें कड़वी हैं पर बहुत सच्ची है।
सर बिल्कुल यही सोच। आपको आयुर्वेद में मॉडर्न न्यूट्रिशन की इनपुट को डालना पड़ेगा। जैसे अभी मैं रुद्रपुर में हूँ, यहाँ पे नाशपाती आ रही है, लीची आ रही है, अलूचा आ रहा है, जामुन आ रही है, फालसा आ रहा है, करौंदा आ रहा है। मैं 6 फल मरीजों को सुबह देता हूँ, 100 ग्राम पनीर देता हूँ ताजा, कार्बोहाइड्रेट देता हूँ और 1 मिनरल देता हूँ। फुल ब्रेकफास्ट, जैसे पैर में जूता, नीचे लोअर, ऊपर कुर्ता, सब चीजें पहनते हैं। इसी तरह भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, इनका कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। क्या बच्चों ये बता, दाल को दोबारा गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? सर खाना एसिडिक होता है जितनी बार उसको हम दोबारा हीट करते हैं। बेटा तुम्हारे पास बीएमएस की डिग्री है, ये बात तो पड़ोस में खड़ी आंटी भी बोलती है। उन दोनों में फर्क होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तो आप बोलोगे कि वेजी दाल में प्रोटीन होती है और किसी भी प्रोटीन को दोबारा गर्म करने से वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बॉडी के लिए टॉक्सिन है। ये कौन पढ़ेगा? सर हम। आप जब पड़ोस की आंटी की तरह बोलोगे तो फिर आपके पास में आंटी के पास नहीं जाएगा कोई। बिल्कुल सर। तो रजत जी आपने बहुत अच्छा किया, नए बच्चों से रूबरू कराया। और मैं हर एक से बोलता हूँ कि बीएमएस के पास पोटेंशियल है। देखो देश की सबसे महंगी गाड़ी वॉल्वो है इस समय, XC90, वो मेरे पास है। मैं फार्म हाउस में रहता हूँ, 300 विदेश यात्रा की हुई है, पर केवल एक चीज से वैध हूँ। कोई ताकत की दवा नहीं देता, कोई पंचकर्मा नहीं चलाता, कोई दूसरा बिजनेस नहीं करता, केवल वैध हूँ। डंके की चोट पे इलाज करने वाला वैध हूँ। ठीक, कोई विज्ञापन नहीं देता, कोई ठगैती नहीं करता, 90% लोगों को मना करता हूँ, इलाज संभव नहीं है। परंतु हमारी आबादी है 135 करोड़। अगर आप किसी बीमारी का 1% भी लोगे तो काम हो जाएगा। पर जो भी करो कन्विक्शन से करो, और उसके बारे में आपको जितना ज्ञान हो उसके डीएम को भी नहीं होना चाहिए। डिग्री से ज्ञान नहीं आता। डिग्री एंड नॉलेज 2 डिफरेंट थिंग है। एम आई राइट और रॉन्ग? सर राइट। बस। थैंक यू सर। आज सर जो आपने हमें एक सोच दी है ना, हम कोशिश करेंगे सर कि उसको बहुत आगे तक लेके जाएं। जो भी हम ट्रीट कर रहे हैं किसी भी पेशेंट को, उसका एविडेंस रखें। और मोस्टली जो हम जिस चीज में लैक कर रहे हैं, लैक ऑफ नॉलेज जो है हमारी, उसको हम कंप्लीट अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और रही बात सर आपसे मिलने की, तो आएंगे डॉक्टर नीरू और डॉक्टर वैशाली के साथ कभी। पक्का है मैं। अब पहले मैं किताबें पढ़ लूं इससे पहले कि वहां जाकर मुझे स्वेदन के साथ साथ मूर्छा भी हो जाए। नहीं, मूर्छा नहीं होने दूंगा, चिंता नहीं। सर हो जाएगी। नहीं मुझे नहीं तो नहीं रंगण साथ में करता रहो, चिंता मत करो, खाना बढ़िया खिलाता हूँ। ठीक है सर। नहीं देखो, जो अगर मैं एक चीज बोलता हूँ कि नोबडी कैन स्टॉप योर विलिंग माइंड। अगर आपके दिल में कोई तमन्ना हो गई है तो कोई आपको रोक नहीं सकता। जी सर बिल्कुल। तो आप बढ़िया बिल्कुल जोश के साथ करो। आप लोग अलग हो इस समय में, जब बाकी लोग भी तो है ना। आप लोग 2 घंटे से सुनने के लिए आए हो, तो इसका मतलब आपके अंदर इच्छा शक्ति है। पहले अपने अंदर इच्छा शक्ति पैदा करो, फिर काम करो। आप देखो कैसे मरीज आपके पीछे पीछे भागेंगे। मैं हर बीएमएस को देश के अपने जिले का सबसे रईस आदमी देखना चाहता हूँ जी, क्योंकि आप बीएमएस हो, ब्रिज बिटवीन आयुर्वेद एंड मॉडर्न साइंस। आपको संस्कृत भी आती है, आपको अंग्रेजी भी आती है। जी सर। आप श्रेष्ठ हो और आपको ईश्वर प्रदत्त बीएमएस बनाया गया है, तो ईश्वर को धन्यवाद करो। कोसो मत हमारा बीएमएस में हो गया। मेरे को लोग बोलते हैं अगले जन्म में क्या बनोगे? मैं अगले जन्म की छोड़ 1000 जन्म में बीएमएस बनूंगा। जी सर। बीएमएस एक अपॉर्चुनिटी है, बीएमएस एक ब्लेसिंग है। आज तक किसी बीएमएस ने बीएमएस के बारे में इतनी जोर से नहीं बोला, और अपने को गर्व से बोला वैद्य है। जी सर बिल्कुल। सर नहीं, मुझे वैद्य जी बोलते हैं। जी सर, मैं भी आपको ये बोलने वाली थी। जी सर, मैं आपको आगे से वैद्य जी बोलूंगी। आगे से नहीं, अभी से वैद्य जी। मैं पहले भी तो सर लगाया ना, वही मैं बोल रही हूँ। सर इतना बचा हुआ है जीभ पर। जी वैद्य जी।
हमारे मास्टरों को सर कहलाने में बहुत मजा आता है। सर का मतलब था स्लेव आई रिमेन, कि मैं आपका गुलाम हूँ, हम गुलाम केवल भगवान के, बाकी किसी आपके भी नहीं है। तो हम सर नहीं बोलेंगे, पिताजी को पिताजी बोलेंगे और आपको वैद जी बोलेंगे। और जी वैद जी। जिसको मजाक उड़ाना जी होगा, वैद जिसकी जी। पसंद कितनी होगी, उसे सर बोलेंगे। जी वैद जी। बहुत 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 मजा आया आप लोगों से बात करके। हमें भी बहुत मजा आया सर। फिर सर थैंक निकल यू गया सर, थैंक्स वैद जी। और वंस अगेन सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज आपके विचार सुन के, आपके प्रोत्साहन वाले शब्द सुनकर। रियली थैंक यू, आई एम रियली थैंक्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स। थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम। ओके वैद जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। होपफुली बड़ी जल्दी ही आपके वहां आऊंगी और सीखना चाहूंगी। आइए, आपको रसशाला में बिठा देंगे 5 दिन, सोने को नहीं मिलता है यहाँ पर। जी वो तो पहले ही पता लग गया था। सदक धधकती है ज्वाला, वो है मेरी रसशाला। जी 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 ओके जी, रजत जी, बंद करें? थैंक यू। जी सर, बिल्कुल। थैंक यू थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और आप मेरे पीछे लग रहे हैं कई महीनों से, इसी तरह लग जाओ तो फिर कामयाबी पीछे आएगी आएगी। बिल्कुल सर। धन्यवाद जी। वैद जी। ओके बाय। ओके, थैंक यू।